नमस्ते सर। जी, good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Malendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, हमारे respected and senior mentor Dr. Dilip Jani sir, Dr. M. B. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि हम सभी ने अनाउंस किया था कि आज की जो हमारी वीसी है, ये जो हमारे ऐसे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स हैं जो माइंड मेथड में न्यू हैं, जिनको अभी इसको समझने में काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि वो क्या कमेंट करें क्या नहीं करें, या उनको जो जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको हमने डिस्कस करने के लिए ये आज की वीसी रखी है। तो जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी का वेलकम करता हूँ। वेलकम और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो ये जो है सेशन इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैं ही सभी क्वेरीज को एड्रेस करूंगा, हम सभी मिलके एक दूसरे की क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, ऐसा इस सेशन को हम करेंगे। तो मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा इसमें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन आप लोग बताइए, आपको क्या क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या आप पूछना चाहते हैं, बोलिए। हेलो। हेलो सर, मैं बोलूं? हेलो। हाँ सर, मैं बोलूं? हेलो। जी प्लीज बताइए, जो माइंड मेथड में न्यू हैं, जिनको अभी कंफ्यूजन होता है इसको लेके, वो अपने क्वेश्चंस प्लीज शेयर कीजिए। उनके क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज उनको आ रही हैं। हेलो सर, मैं बोलूं? हेलो। 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 एक सेकंड। जी अभी बोलिए सुरेखा मैम, पहले आपकी आवाज नहीं आई। हाँ सर, बोलूं? जी मुझे जी सर बोलिए रूब्रिक मैम। सिलेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो पेशेंट का सही ओके। समझ में आता है, लेकिन एक रूब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके लिए क्या ओके। करना चाहिए? जी देखिए, रूब्रिक्स जो है, पहले तो हमको उसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनका मीनिंग चेक करना है, अलग अलग डिक्शनरी से कम दो से तीन या चार डिक्शनरीज में उस स्पेसिफिक वर्ड के क्या क्या मीनिंग दिए हुए हैं, उनको आपने समझना है। उसके बाद आपने उसको कोरिलेट करना है उस रूब्रिक में कौन सी मेडिसिन्स हैं। फिर उसके बाद उसका फील वो अच्छे से आपको आएगा। जैसे अभी लाइट डिजायर और रूब्रिक है, तो इसका मीनिंग वही है, लाइट डिजायर ही है। मतलब उसको रोशनी चाहिए, मतलब सर उसको आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ, जी लीव करके ज्वाइन कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून। जी वेरी गुड आफ्टरनून। जिनको आवाज नहीं आ रहा है वो लीव करके ज्वाइन कीजिए प्लीज। तो उनको जानकारी चाहिए, उनको हल्का होना है, बहुत हैवी फील हो रहा है तो, लेकिन लाइट डिजायर रूब्रिक में जो रेमेडीज हैं उनको अलग अलग तरीके से लाइट चाहिए। तो
वो समझना है, फिर आप उस रूब्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा यही तरीका रहता है। और इसके अलावा क्या रहता है कि मैं दूसरे जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं उनको भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। और जो रूब्रिक को कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो हमको पेशेंट का कोर फीलिंग समझना है, मैकेनिकली रूब्रिक्स नहीं बनाना है ना। पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे बच्चों की चिंता है तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले उसको समझना है, क्या उसने जो बोला है वो क्यों बोला है, कैसे बोला है, वाई एंड हाउ, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उसको समझना है, फिर आपका रूब्रिक बनेगा। कई केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इजीली रूब्रिक्स बनते हैं और बहुत इजीली रेमेडी क्रैक हो जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। हमको मेहनत करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है। क्लियर हुआ मैम आपको ये? यस सर, थैंक यू। जी, हमने मेटाफोरिकली ही सोचना है, मतलब जो भी जब हम माइंड मेथड में प्रैक्टिस करते हैं तो मेटाफोरिकली ही सोचना है कि एक आम इंसान इस चीज को कैसे सोचता है, कैसे समझता है, कैसे बोलता है। यस सर। और जो भी रूब्रिक आपने लेना है वो आपका 100% श्योर होना चाहिए। ठीक है? फिर आपके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। हमको एक एंट्री चाहिए होती है जो हमारी 100% श्योर होनी चाहिए केस में। वो हम फील के थ्रू जा सकते हैं, रूब्रिक के थ्रू जा सकते हैं, किसी मतलब फिजिकल में जैसे हम करते थे उसके थ्रू भी हो सकता है, या हमने कुछ सेंसेशन मेथड में अगर पढ़ा है उसमें भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आप एक मेथड को चूज कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा अपील करता है। ऐसे मेंटर से जुड़िए जो आपको बहुत ज्यादा अपील करते हैं। उनको सुनने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आपको होता है। तो जब आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा कि हाँ आपने माइंड मेथड को चूज किया है और माइंड मेथड की एक अच्छी खासी नॉलेज आ गई है, और आप कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिनके केसेस आप बहुत निकाल पा रहे हो, उसके बाद फिर दूसरे मेथड जो हैं उनसे भी आप सीखिएगा। अभी मत कीजिएगा, फिर हौच पौच होगा। सवारी एक ही नाव की करनी है। तो एक फाउंडेशन बन जाने के बाद फिर आप दूसरे मेथड को भी उनसे भी सीखिए, क्योंकि कोई भी मेथड जो है वो परफेक्ट नहीं है। सभी के अपने प्लस पॉइंट हैं, सभी के अपने माइनस पॉइंट हैं। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो? मुझे लगता है आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है खुद को शायद। आपके हेलो, क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए। जी मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर, जब जी, पेशेंट वेरी गुड सामने आता आफ्टरनून। है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उससे क्वेश्चंस क्या पूछें। तो क्वेश्चंस में एंट्री कैसे करें कि हमें वो फील आने लगे, वो पिक्चर समझ में आने लगे। ये बहुत डिफिकल्टी होती है सर। जी, देखिए मैम, होम्योपैथी को आर्ट एंड साइंस दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो ये साइंस और आर्ट दोनों ही है। तो इसमें स्पेसिफिक आप कुछ भी एक तरह बनाकर नहीं चल सकते। तो वो जैसा केस रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी केस टेकिंग होती है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा। मेरा तो क्या रहता है, जो मैं तरीका अपनाता हूँ कि पेशेंट मेरे को जो बोलता है उसी के पीछे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, या उसने जो भी बोला उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा के उसको बोल देता हूँ। तो जैसे उसने बोल दिया कि मेरे को
कुछ बड़ा बीमारी ना हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन होता है कि क्या बड़ा बीमारी। तो वो फिर उसके बाद बोलेगा कि आजकल जैसे चल रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन होता है कि क्या चल रही हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ये कैंसर है, ऐसे वो नाम लेता है, कुछ बीमारियों के एक दो के नाम लेता है। तो मेरा फिर क्वेश्चन होता है कि अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उसका रिप्लाई आता है। तो इस तरह मैं उसकी जो कोर फीलिंग है उसको समझने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ क्या रहता है कि अ, जब भी वो कुछ भी बोलता है अपनी तरफ से, या मेरी किसी चीज को, मेरे किसी क्वेश्चन को रिएक्ट करता है, वो कैसे करता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, उसको मैं ध्यान में रखता हूँ कि पेशेंट बहुत ज्यादा टिमिडिटी में है, या बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है। तो जो उसका वाई है, उसका हाव है, उसको भी मैं ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूँ। जब जब ऐसा मैं करने में सफल रहता हूँ तो मेरी जो सिलेक्शन है मेडिसिन की या रूब्रिक की, वो काफी इजी रहती है। ओके। और इसके अलावा क्या रहता है कि हमने देखना रहता है कि पेशेंट मेंटली कहाँ पर स्टक हो गया है, ठीक है, और उसमें मॉर्बिडिटी क्या है, ये हमने देखना रहता है। पेशेंट का कंसर्न क्या है। आपको फैमिली ओरिएंटेड मिलेंगे, आपको बिजनेस ओरिएंटेड मिलेंगे, आपको हेल्थ कॉन्शियस पेशेंट मिलेंगे, आपको फ्रिवुलस मिलेंगे। इस तरह के सभी तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे। फिर क्या है कि जब वो डिस्कम्फर्ट में आता है तो उसको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। वो चुपचाप लेटे रहना चाहता है, या उसको कंपनी की डिजायर है, या वो कंपनी अवर्जन में है। तो ये हमने उस पेशेंट को देखना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट में जाने के बाद वो रिएक्ट कैसे करता है। इरिटेबल हो जाता है, एंग्री हो जाता है, या तब भी वो शांत बना रहता है। तो उसका रिएक्शन क्या है। तो ये सब हमने देखना होता है एक पेशेंट में। ओके। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम अपने आसपास के लोगों के बारे में जानते होते हैं, ये हमको पता रहता है कि हमारी फैमिली में कौन किस नेचर का पर्सन है। तो यही चीज हमको क्लिनिक में पेशेंट से बात करते हुए डेवलप करनी है कि हमको ये इम्प्रेशन आना चाहिए कि हमारे सामने बैठा जो बंदा है वो किस तरह का व्यक्ति है। वो माइल्ड पर्सन है, या वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, कम्युनिकेटिव है, या बहुत ज्यादा टिमिडिटी में है। ये सब हमको ऑब्जर्व करना रहता है एक पेशेंट में। ठीक सर। मतलब उसके फेस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तभी हम उसकी ट्रेनिंग को पकड़ पाएंगे, या अफेक्टेशन को पकड़ पाएंगे। अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। स्ट्रामो फियरफुल स्ट्रामोनियम हमारे सामने बैठा होगा, लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि ये फियरफुल स्टेट में है। क्लियर हुआ मैम आपको? सर सर कॉमनली पेशेंट बस हाँ अच्छा है ठीक है, मतलब जो भी अपन लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो बस वो इतना ही जवाब देते हैं। जी, वहां पर हमको क्या है कि थोड़ा क्रिएटिव होके सोचना है कि हाँ, पेशेंट हमारे साथ ओपन क्यों नहीं हो रहा है। एक तो कोशिश हमने ये करनी है कि पेशेंट हमारे साथ खुल के बातचीत करे। तो अगर ऐसा है तो उसको हमको समझाना है कि देखिए, अगर आप बताएंगे इन चीजों को तो तभी हम आपकी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। उसको थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत होती है ऐसे पेशेंट को। और कई बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट फिर भी नहीं मानते हैं। तो वहां पर मतलब हमारे पास और ऑप्शन होता भी नहीं है कोई। तो यहाँ पे ये अब जो मेरा डायनामिकली हम लोग जो बोलते हैं कि भाई जो उसमें जो प्रॉब्लम लेके आया है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ लें, तो सर ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा साइकोडायनामिकली यदि हम पढ़ें तो? जी,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मेंबर्स से, अगर किसी के पास पीडीएफ है तो प्लीज वो डाल देंगे ग्रुप में, या मैं कहीं से मिलता है, मैं पूछता हूँ तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं है, प्लीज डू मेरे पास है, मेरे पास है, मैं डाल दूंगा जो जो भी है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। महादिक सर हमारे हनुमान जी हैं ऐसा होम्योपैथी मत के। बोलो सर, ऐसा मत बोलो सर। नहीं नहीं सर, मेटाफर में ही बोल रहा हूँ, रियल में नहीं। जैसे हनुमान जी भी क्या था कि कोई भी दिक्कत होता था, कोई भी मुसीबत आता था, जरूरत पड़ती थी, तो वही लेके आते थे, सोल्यूशन वही संकट करते थे। मोचन सर, संकट मोचन है। जी जी जी, बिल्कुल सर। अरे कहाँ संकट आया है, कुछ नहीं आया है, सिंपल तो है। इसमें क्या है, मेरा क्या है जो मैं बांटूंगा, जो सब कुछ वही उसी का है, मोहंती सर का है, चंद्रा सर का है। बिल्कुल सर। मुट्ठी बांध के आया हूँ, मुट्ठी बांध के जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा। सर लेना तो है हम लोग को, इसीलिए तो। माडिक सर, आप सभी से रिक्वेस्ट कीजिए सभी क्वेश्चन फ्री में करें, है ना। फ्री में जो पूछना है हाँ। ना आज पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में फिर ना वो सेशन चल रहा था, हमने कुछ पूछा नहीं, पूछ लेते तो हमें पता चल जाता। ऐसे आप रिक्वेस्ट कीजिए माडिक सर। क्या रिक्वेस्ट करना है, सबको मालूम है क्या चल रहा है आज। चलो सर, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जी सर, मैं आपको भी करता हूं थोड़ी देर में इनवाइट। तो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, इन सभी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हमें ज्वाइन करने के लिए इनका बहुत बहुत आभार। तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स को एक एक करके इनवाइट करने वाला हूं कि वो भी आप लोगों को गाइड करेंगे इस मामले में। सर माइंड मेथड के लिए बुक्स कौन सी यूज करना है जिसमें रूब्रिक्स भी और मतलब फाइन डिफरेंशिएशन मिले या कोर मिले मेरेबिलिटी का, क्योंकि वहां पे बहुत जी दिक्कत आती है। देखिए, सबसे पहले तो हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मुझे पता भी नहीं है डालना उसको ऐसे ग्रुप में, पता करके डाल देता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक जो है, जैसे सहगल सर की जो बुक्स हैं ROH सीरीज करके, 1 से लेके 10 तक उनका नंबर है, आप उसको जरूर पढ़िए। उसका PDF भी बहुत इजीली मिल जाता है, उसको जरूर पढ़िए। उसको आप पढ़ेंगे तो आपके ढेर सारे ऐसे रूब्रिक्स कवर हो जाएंगे जो हम बहुत कॉमनली हमारी डेली प्रैक्टिस में, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स और रेमेडीज आपकी कवर हो जाएंगी। अगर उस ROH सीरीज में जितनी मेडिसिन और जितने रूब्रिक दिए हुए हैं उनको भी आप अच्छे से समझ लेते हैं कि आप उनको क्लिनिक में अप्लाई कर पाए, तब भी आपके बहुत सारे पेशेंट जो हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिक तो वो है। उसके बाद मोहंती सर की बुक है, नरेंद्र गुप्ता सर की बुक है, या उसके बाद मैगजीन है, ऑडे सप्रे मैगजीन है, HHF वाले अभी निकालते हैं, तो मोहंती सर ने स्टार्ट किया था, वो बहुत अच्छा मैगजीन है। इसके अलावा और भी दूसरे मेथड के जो आ जाते हैं डॉक्टर, शंकरन सर हैं, जॉन शॉल्टन सर हैं, तो ऐसे सभी में मिलेगा आपको। तो अब 1 बाय 1 करते जाइए। आज तो मटेरियल बहुत है, लेकिन क्या है कि आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। सबसे पहले तो मैं जो एक बार फिर से दोहराता हूं बात में, कि जो मेथड और मेंटर आपको अपील करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जैसे मेरा मोहंती सर के साथ बहुत अटैचमेंट था कि बस उनका नाम है, उनको सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे केसेस नहीं निकले, कुछ नहीं हुआ, वो सब पीछे की बात थी। तो जब हमारी एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्डिंग होती है इस तरह से इमोशनल,
तो ये जो पीरियड होता है ना, बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। तो वो हमारा थोड़ा अच्छे से निकल जाता है। हमारा हाथ थामने वाला होना चाहिए इस पीरियड में। बहुत तरह की गाइडेंस की जरूरत होती है, बहुत तरह के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आप ऐसे मेंटर को पकड़िए जो भी आपको इस तरह से अपील करते हो, मोटिवेट करते हो, और फिर सिस्टमेटिक तरीके से सीखिए, इसको क्रिएटिव होके सीखिए। मतलब जैसे होता है ना कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए ये काम मुझे करना है, तो फिर हम उसको करने के रास्ते ढूंढते हैं। एक तरीका अपनाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होता है, दूसरा अपनाते हैं, तीसरा अपनाते हैं, चौथा अपनाते हैं, और पांचवा अपनाते हैं। तो एक ऐसे करते करते फेल्योर जो है हमारे, वो हमको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। तो एक पॉइंट पर हमको ये अंदर से या हमारे एक्सपीरियंस में ये आ जाता है कि हाँ हमको कैसे करना है इसको। लगता इजी है जी, लगता इजी है कि माइंड मेथड बहुत इजी है, लेकिन रियलिटी में वैसा है नहीं। आप आओगे, सीखना स्टार्ट करोगे, और आपके केसेस भी निकलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करते रहोगे, सीखते नहीं रहोगे, और पढ़ते नहीं रहोगे, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि डिस्करेज आप होने लगे। नोट्स बनाइए, ये जरूर कीजिए आप। जितने आप हमारे सभी रेस्पेक्टेड मेंटर्स को देखते हैं, वो सभी बहुत पढ़ते हैं, हार्डवर्क करते हैं। मोहंती सर भी रात को 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़ते थे। जी और बताइए, कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर मेडिसिन की जर्नी कैसे पता चल? मेडिसिन की पूरी पूरी मेडिसिन की जर्नी जैसे हमें पता करनी है तो कैसे कर सकते हैं? जी एक सेकंड। मेडिसिन की पूरी जर्नी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी पूरी जर्नी पता होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत विशाल है, और उसकी विशालता को अ, समझना बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन फिर भी कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके अलग अलग फैसेट्स के बारे में हमको अच्छे से पता है। तो उसके लिए मेट्रिया मेडिका है, प्रूविंग है, और रेपिट्री है। ये हमको हेल्प करती है। और जो हमारे गुरु लोग हैं, हमारे मास्टर्स हैं, या दूसरे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, उन सभी का जो नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके केसेस हैं, इस सभी की हेल्प से आप उसको समझ सकते हैं। पूरी जर्नी तो डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा है कि ओपोजिट पोलैरिटी में ज्यादातर कोई भी रेमेडी लैंड होती है। जैसे सीपिया है, वो डांसिंग से इंडिफरेंस में जाती है। जैसे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस रेमेडीज रहती हैं, वो
बहुत ज्यादा फटीग में जाती हैं। तो ये जो जर्नी हम बोलते हैं, ये हमको कई बार प्रेजुडाइज भी करती है। मतलब जर्नी क्या होता है कि जब भी हम जैसे कोई सेशन लेते हैं ना, तो बताते हैं, वो एक आपको आइडिया देने के लिए बताया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ठीक वैसा ही पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक है ना। जैसे अब लाइकोपोडियम के लिए बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी तरह का पेशेंट ही आएगा आपके पास, अच्छा वाला लाइकोपोडियम भी आ सकता है। हाँ परवीन सर, और मैं थोड़ा बताइए। ऐड करूँ क्या? हेलो सर। जी जैसे जी बिल्कुल। जैसे ब्रायन जी जी कभी सर। क्लिनिक में आके ये नहीं बोलेगा कि मैं पैसे बचा रहा हूँ। हमें वो देखना है ना, ऑब्जर्वेशन कई बात है ना। खाली आहे ना, पूर्ण चकाचक करा सगळ्या रूम आणि बाहेरचा पोर्च. अगं मला गुड आफ्टरनून सर। जयेश जी सर जी मैं बोलूं? बोलिए। राहुल सर कंप्लीट। हाँ, एक मिनट, राहुल सर को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप। नहीं सर, वही पॉइंट था कि ऐसी जर्नी फिक्स नहीं होगी, और बहुत सारी जर्नी ना जो सक्सेस केसेस होते हैं ना हमारे, वो पेशेंट हमें बहुत सिखाता है। सक्सेस हो गई ना, उसकी हिस्ट्री निकालो पूरी, तो पेशेंट क्या करता है, कैसे टैकल करता है, क्या इधर उधर की बातें सब, उससे उस समय हम देंगे ना, तो जितना रेपर्टरी में जो बातें हमें नहीं समझ में आती, वो पेशेंट थ्रू डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज में हमें बहुत बढ़िया समझ में आती है, और हम वो भूलते नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना, ऐसा ऐसा इसका नेचर है, ऐसा व्यवहार करता है, तो ये बातें बहुत प्रैक्टिकली याद रहती हैं। जैसे बहुत सी बातें। ठीक है परवीन सर, आप बोलिए तो। जी 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 बिल्कुल सर। और दूसरा ये भी रहता है कि कई बार क्या होता है कि कोई रूब्रिक हमें बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा होता है। जी मुझे अभी थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है। तो मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। और हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं। प्लीज सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस इस चीज को लेके ऐड कीजिए, हम सभी को आपसे सीखने को मिलेगा। तो मुझे अभी निकलना है। दिलीप सर, मनोज सर, एमबी महादिक सर। ओके सर। जी थैंक यू सर। सर पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेंबर्स नए हैं या 5-6 महीने से आए हैं, वो खुद थोड़ा अपना एक्सपीरियंस पहला शेयर करे और फिर उसमें डिफिकल्टी कुछ आए क्या ये क्वेश्चन करे। तो कैसा लग रहा जी है ये पढ़ने के बाद, पढ़ाई कैसी हो रही है, फिर कैसे केसेस निकल रहे हैं उनके, उसमें कोई दिक्कत आ रही क्या, तो ये बाद में आएगा। तो उनका एक्सपीरियंस जी भी सर। मायने रखता है इस विषय में सबसे पहले, उसके बाद आएंगे क्वेरीज, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। जी जी तो वो एक्सपीरियंस शेयर करो 1 by 1, बिंदास तो बोलो। जी प्लीज। जी जी आप प्लीज सभी लोग बोलिए जैसा महादिक सर ने बोला है। अ, दिलीप सर आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर गुड थैंक यू सर। नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं 4 महीने से माइंड मेथड में मतलब पढ़ा कर रही हूँ, शुरू किया है। अभी कैसा है, सबसे पहले बोलते केस टेकिंग का कुछ परफेक्ट ऐसा प्रोटोकॉल तो कुछ है ही नहीं। तो अभी जैसे पेशेंट अभी आते हैं, 1-2 सवाल पूछते हो, बाद में क्या पूछना वही समझ में नहीं आता है सर। उसका कुछ केस टेकिंग का कुछ ऐसा समझता नहीं कि क्या अभी इसके बाद क्या पूछे, इसके बाद क्या पूछे, माइंड मेथड से रिलेट ऐसा। फिर
रूब्रिक्स भी अभी बहुत सिमिलर लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिव, अभी कम्युनिकेटिव में भी और एक ऐसा रूब्रिक्स देखना गया तो लोकेसिटी भी उसमें ही आता है, फिर कन्वर्स स्पोकन टू बीइंग डिजायर वो भी उसमें ही आता है। तो एग्जैक्ट कौन सा ले पेशेंट का, ऐसा वो समझ में नहीं आता है सर। अभी नए नए है, फिर बाद में डोज इतना समझ ध्यान में नहीं आता है कि कौन से डोज से शुरू करे, पोटेंसी कौन सी दे। बस इतना ही क्वेरीज था सर। जब आप ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये एक आप काम करते जाओ, वो पेशेंट को है ना उसका लाइफ हिस्ट्री पूछो, एक स्टोरी बनाओ पेशेंट का। जैसे हम लोग एक सीरियल का एपिसोड का स्टोरी लिखते हैं ना, वैसा स्टोरी लिखो, तो आपको वो पेशेंट के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट समझ में आएंगे। ये बंदा बात करने वाला है, जिद्दी है, समझदार है, हट्टी है, या तो फिर इसके निगेटिव पॉइंट्स देखो कि ये गुस्सेल है, झगड़ालू है। अपनी मातृभाषा में लिखो पॉइंट्स, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, तो सर वो अभी तैयार कैसे, हो जाएगा आपका पर्सन। यस सर, अभी है ना बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन हुए हैं और सबके आप जैसे बड़े लोगों से सब वीसी ज्वाइन करते हैं, जर्नी देखते हैं, पेशेंट का सब हिस्ट्री रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सब देखते हैं। लेकिन सब आप सब बोलते हैं पेशेंट के फील तक जाओ, कोर तक जाओ, वो कोर ही ध्यान में नहीं आ रहा है जल्दबाजी सर मत अभी करो। तक के। कितना महीने हो गए आपको मैम? सर 4 महीने हुए हैं, 4-5 और महीने 6 महीना अपने आप को दे दो, 6 महीना अपने ठीक। आप को दे दो। रूब्रिक के पीछे मत भागो अभी। सबसे पहले रूब्रिक बहुत डेंजरस चीज है, यस सर, बहुत ही कुछ बहुत इतना डेंजरस चीज है। देखो नाचते एक हैं एक सर रूब्रिक गलत, पूरा एक माइंड में रूब्रिक इतना। गलत पूरा दवाई जाती है काम से। देखो एक यस सर। सिंपल फंडा बताता हूँ मैडम। क्या करो आप, अगर समझो आप आपके फ्रेंड को, आपका कोई फ्रेंड मिलता है मार्केट में या कोई रिलेटिव मिलता है, तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन बना के फिर उसको पूछते हैं कि फ्रीली पूछते हैं? आपका फ्री फ्लो रहता है कि आप प्री प्लान्ड रहता है? फ्री फ्लो रहता है सर। फ्री फ्लो रहता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब भी पेशेंट आता है, केस टेकिंग आप करते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड के ऊपर कुछ लोड मत डालो कि मुझे पेशेंट को क्या पूछना है। जो जो पेशेंट पूछते जाता है उसका जो फ्लो है उसमें आप बहते जाओ, उसमें से ही आप क्वेश्चन पूछते जाओ। और आपका अगर कंसंट्रेशन नहीं रहता है ना, तो आप है ना, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, और अगर पॉसिबल है तो पेशेंट का अपनी लैंग्वेज में आप लिखते जाओ कि क्या क्या वो बोलता है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आधा घंटा 1 घंटा जो केस चेकिंग हुआ, तो फिर भी अगर आप कोई रेमेडी पे आपको फील नहीं आती है, शुरू में नहीं आएगी। देखो मुझे भी कम से कम 2 से 3 साल लगा था ये माइंड मेथड समझने, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। सब जो भी मेंटर का मैं अटेंड करता था सब बम्पर जाता था। तो ऐसा जब भी आप करेंगे ना, तो आपने जो पेज लिखा है आपकी लैंग्वेज में, पेशेंट ने जो बोला वर्ड टू वर्ड, तो वो आप वापस पढ़ो। नहीं समझ में आया, आप रिकॉर्डिंग वापस सुनो। अगर समझ में नहीं आया पेशेंट को क्या देना है, तो ऐसा ही कुछ भी जंप मत मारो, उसको एसएल दे के बिठाओ। पेशेंट नहीं आपके पास, उसको एसएल दे के बिठाओ 15-20 मिनट, उसको बताओ कि मैं ये दवा दी हूँ, तो उसको मतलब उसका असर क्या होता है, 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा, मुझे मालूम पड़ता है। जब तक आप अपना प्रिपेयर करो, तो आप रेपर्टाइज करेंगे तो 2-3 मेडिसिन आपके सामने आएगी, फिर डिफ्रेंशिएट करो। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो पेशेंट को बाद में बुलाओ, अभी एसएल दे दो, या उसके बाद में फिर उसको बुलाओ, नेक्स्ट डे बुलाओ, उसके बाद में बुलाओ, फिर देखो वो क्या बोलता है। देखो आज मॉर्निंग का ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक चाइल्ड आया मेरे पास, उस कफ, कोल्ड माइल्ड फीवर ये लेके। तो उसका मैं हिस्ट्री देखा, पहले का उसका पेपर देखा। तो वो चाइल्ड मेरे पास जब से स्टार्ट किया था, कुछ 22 में स्टार्ट किया था, तो उसको रिकरेंट कफ कोल्ड फीवर आता था। उसको मतलब एवरी मंथली पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना पड़ता था, और महीने 2 महीने में एक आध बार उसको एडमिट होना पड़ता था। तो ऐसा अभी तक वो 4-5 बार एडमिट हो चुका है। उसकी एज अराउंड 4 to 5 years। तो जब भी मैं देखा इनिशियल से मैंने उसको क्या क्या दिया था, तो कम से कम मैंने
4 से 5 मेडिसिन बदली करा था और टोटल है ना 7 to 8 मंथ हो गया था जो मैं उसके राइट मेडिसिन तक पहुंचा था। तो 7वां या 8वां महीने पे मैंने जो मेडिसिन दिया था सिंगल डोज, उसके बाद में उसको एक भी मतलब एपिसोड नहीं हुआ। क्या हुआ तो माइल्ड हुआ, अपने आप सबसाइड हो गया। तो उसको 3-4 महीना हो गया। तो अभी 4 महीने के बाद में फिर वो चाइल्ड मेरे पास आया था। तो उतना इजी भी नहीं है, लेकिन अगर जब भी आपने ये मेथड करा, पेशेंट जब भी नेक्स्ट टाइम आया तो बाद में वापस पेशेंट जो बोलेगा ना तो उसको टेली करो। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि 6 महीने के बाद पेशेंट आता है, 1 साल के बाद में पेशेंट आता है, भले हमारा फेलियर केस रहेगा, वो पेशेंट जो बोलता है तो अगले पेपर में भी आप देखो तो उसमें जो पी दिखा ना, जो प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रिडोमिनेटिंग, लास्ट टाइम पेशेंट 10 चीज बोला तो उसमें से 2 से 3 चीज जो है अभी भी पेशेंट के माइंड में चलता है, वो अभी भी बोलेगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके हिसाब से फिर आप सोचो कि क्या रूब्रिक बना है, और आप डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े रूब्रिक्स पढ़ते जाओ, उसका डिफ्रेंशिएट करते जाओ, अपने आप पढ़ाई करेंगे ना तो वो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत इंपॉर्टेंस होगा। सर सब रूब्रिक्स एक जैसे ही लगते हैं, जैसे कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट एक जैसा, लाइट डिजायर वो पेशेंट का से वो ही रहता है, लाइट डिजायर सनलाइट वो एक ही जैसा, कैरिड डिजायर कैरिड फास्ट, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर आप? वो जैसे देखो आप है ना, सबसे पहले तो बुक्स पढ़ो, ROH सीरीज का जो बुक्स है, फिर HHF का जो बुक्स है, और सर ने जो बताया अपने ये ओडे सेपेरे बुक्स है, डॉक्टर मोहंती सर के बुक्स है, डॉक्टर श्यामल किशोर सर की बुक्स है, डॉक्टर महेश चंद्रा सर की एक बुक है, तो वो आप पढ़ेंगे ना तो जैसा जैसा आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होते जाएगा। और आप मटीरिया मेडिका में से पढ़ो, डॉक्टर केंट की मटीरिया मेडिका पढ़ो, डॉक्टर विथुल कास की है, डॉक्टर ईबी नैश की है, वो भी साथ में पढ़ेंगे ना। सिर्फ रूब्रिक लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है ना? तो वो आप सब साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे तो आपको फिर अपने आप समझ में आने लगता है। आपका जो जितना भी आपकी क्वेरीज है, अपने आप आपकी क्वेरीज है ना सॉल्व होते जाएगी कि क्या है। सर जब वीसी में केसेस बताते वो देखने में तो इतना इजी लगता है, लेकिन जब पेशेंट अपने सामने आता है वहां तक वो हम जा ही नहीं पाते। वो नहीं, ऐसा नहीं है। आप है ना अगर मेहनत करेंगे ना तो आज से लेके 2-4 साल में आप भी वीसी करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर। सर वो महेश चंद्रा की कौन सी बुक है सर? वो डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। सर की कौन सी बुक है सर? गुड इवनिंग। क्या पूछा? सर मैं पूछ रही थी अशोक मोहंती सर की कौन सी बुक है? वो डाल दूंगा मैं, मेरे पास है सब, उसके फोटोज डाल दूंगा, कहाँ से मंगवाने है वो नंबर्स वगैरह दे दूंगा आपको, डोंट वरी। गुड इवनिंग सर। महेश चंद्रा सर की कौन सी बुक है सर? सर मारिक सर डाल देंगे। एक्सपर्टाइज इन होम्योपैथी ऐसा कुछ तो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। और कहाँ से मंगवानी है वो नंबर भी डाल दूंगा, डोंट वरी। सर गैस्ट्रल की पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ये कहाँ पढ़ने मिलेगा या कहाँ से पता करें हम? क्या क्वेश्चन पूछा मैं? सर गैस्चर मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना गैस्चर को, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पेशेंट को, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये कहाँ पढ़ने मिलेगा? सबसे पहले तो अपना रेपर्टरी में जो जेस्चर का जो ये है ना अपना माइंड में गेस्टर्स करके मेन रूब्रिक है, उसके नीचे के सब रूब्रिक्स पढ़ते जाओ तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे है वहां पे। और उसकी बुक्स पढ़नी है ना तो एक डॉक्टर कुलकर्णी की बुक है, पूना में जो डॉक्टर कुलकर्णी है ना उनकी एक बुक्स है, वो आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मेरे पास मिली तो मैं आपको फोटो भी डाल देता हूँ, लेकिन वो बहुत ही डिटेल में है, बहुत डिटेल में। सर जैसे हम अभी माइंड मेथड में नए आए हैं, तो क्या हमें ऐसा साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं? मतलब अभी बहुत से साइकोलॉजी इन होम्योपैथी ऐसा कुछ कुछ, तो जिसे और थोड़ा माइंड मेथड समझ सके अच्छे से, उसके लिए।
अगर माइंड मेथड में न्यू है तो आप सिर्फ पहले यही पढ़ो, साइकोलॉजी ये उसके पीछे मत जाओ, सब बहुत डिटेल में है। वो अगर सब अभी पढ़ने को जाएंगे ना, मतलब बिना ये सोचे समझे, तो फिर क्या होएगा, आप जल्दी से होम्योपैथिक छोड़ देंगे। मैं भी ऐसा पहले 2 टाइम छोड़ चुका हूँ, फिर माइंड मेथड में आया हूँ, तो माइंड मेथड से मेरे को ईजी लगा। मुझे लगा कि ये मेथड मुझे सूट होती है और इसमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और अभी से आप साइकोलॉजी के पीछे या डिटेल में जाएंगे ना, तो फिर जल्दी से आप छोड़ देंगे होम्योपैथी और बाद में कभी रिटर्न नहीं होएगा। ओके पहले सर, जो थैंक इजी इजी है ना वो सीखो, उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ो। यू सर, थैंक यू सर। यस गुड इवनिंग सर। सर Good. मुझे 5 मंथ हो गए हैं, तो मैंने भी मतलब बीच में कई बार ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर फिर मैंने बहुत सारे ग्रुप को छोड़ा, मतलब केसेस देखना छोड़ दिए फिर इधर उधर, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रही थी मैं उससे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अभी मैं सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू की, और जो ग्रुप में इसमें आईएचएफ में आते हैं केसेस उनको देखती हूँ, और जो मेंटर्स थोड़ा सा बेसिक्स पे जाते हैं उनके साथ कोशिश करती हूँ कि उनकी चीजें देखूं, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है जैसा सर ने कहा। क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी, मुझे लगता था कि ये मुझसे होगा ही नहीं, और बीच में तो ऐसा माइंड में चल रहा था इधर रेयर रेमेडीज इधर ये। तो जब जो जनरल मेडिसिन है जिनको सर बोलते हैं कि ब्रेड एंड बटर रेमेडीज, वही मैं नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैं रेयर को कहाँ से कर पाती, इसलिए मैंने सारे ये सब छोड़ के अभी अपना जो बेसिक कोर्स हुआ था वो किया, अपने केसेस करते हैं और जो डेली के केसेस आते हैं सिर्फ उन्हीं से सीख रही हूँ। और शुरू में 2 महीने तो मैंने सिर्फ देखा है, मतलब मैंने एक रूब्रिक तक नहीं बना पाती थी मैं। तो 2 महीने के बाद तीसरे महीने से मैंने रूब्रिक बनाना शुरू किया, अभी 5 मंथ्स हो गए मुझे। अब थोड़ा थोड़ा रूब्रिक बनने लगा है। और केस टेकिंग का बोलूं तो अभी भी केस टेकिंग बहुत अच्छी नहीं है, जैसे बोला कि कोई वो नहीं है, पर कोई ऐसा रिटर्न नहीं है कि हमको इसी फॉर्मेट में केस टेकिंग लेना है। पर अभी जैसे सर आप लोग पढ़ाते हैं तो उससे ये समझ में आया कि जो पेशेंट ने लास्ट बोला हमको वही उठा के फिर उसको क्वेश्चन करना है। अभी ये समझ लिया है तो थोड़ा बहुत केस अभी हो जाता है। पर फिर भी एक्यूट केसेस में अभी भी दिक्कत हो रही है कि जब पकड़ नहीं पाते एक्यूट केसेस में भी तो दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए अभी थोड़ी कोशिश करनी है सर कि एक्यूट केसेस में कैसे कर पाए, क्योंकि क्रॉनिक में तो थोड़ा लंबा पूछते हैं, फिर क्या, फिर इससे क्या दिक्कत, तो थोड़ा सा कुछ मिल जा रहा है। पर एक्यूट केसेस में अभी दिक्कत हो रही है जहाँ पे कुछ पेशेंट जहाँ बहुत कुछ नहीं बताते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, एक्यूट में भी आपको मतलब इजी हो जाएगा आगे चल के। एक्यूट भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्यूट में क्या होता है कि अपना थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा फास्ट होना बनता है, और पेशेंट को मतलब टाइम नहीं रहता है, तो इसके लिए अब हमें थोड़ा फास्ट एक्ट करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे ना, तो एक्यूट भी आपके लिए ईजी होते जाएगा। और समझो आप फेल भी हुए तो भी आप वो प्रोसेस को समझो कि पेशेंट क्या बोलता था, पेशेंट क्या बिहेव करता था, कैसे बोलता था। स्पेशली पीडियाट्रिक केस जो है ना उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो पिक्चर आप बाद में रिवाइज करो, रिमाइंड करो कि क्या होता था, तो वो हिसाब से फिर आपको और मतलब पता चलेगा। भले आप फेल है लेकिन आगे का केस आपका फिर इजीली निकल सकता है। और जैसा आपने बताया ना, जो सेल्फ स्टडी वही मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग केसेस डालते हैं, जो भी मेंटर केसेस डालते हैं, वो केसेस से आपको घबराना नहीं है। वो केसेस पढ़ के आपको ये सोचना है कि इसमें क्या क्या आ सकता है, उसकी फीलिंग के पीछे या उसका कोर पकड़ने का, ये सब मत सोचो। इनिशियली यही सोचो कि इसमें क्या क्या हम रूब्रिक ले सकते हैं, या ये केस का अंडरस्टैंडिंग क्या है, अपने हिसाब से पहले सोचो। 10 केस में आप गलत जाएंगे ना, 11वां में आप पास हो जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है, आज कोई भी केस समझो आप भी केस डालेंगे तो आपका जो थिंकिंग लेवल है, मेरा जो थिंकिंग लेवल है अलग है। आपके केस में मैं भी फेल जा सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए मतलब डी मोटिवेट होने का बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हाँ दिलीप सर, आपका वीडियो ब्लर हुआ है बहुत। हेलो। आ रहा है अभी? हाँ क्लियर है सर। ओके, थैंक यू।
सर फिर हमने क्या केसेस अभी धीरे धीरे लेना शुरू करना चाहिए क्या? मतलब अभी पेशेंट आया तो हमने काय का लेना है, हम्म जैसे अभी हम नए नए हैं तो केसेस हम्म लेना क्या हमने, मतलब केस टेकिंग में लेके मेडिसिन देना क्या, प्रिस्क्राइब करना क्या ऐसे? 100% देना है। देखो प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे तो थियोरी का कोई यूज नहीं है ना। यस। आप पढ़ाई करते जाएंगे एग्जाम हाँ। देंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। तो जो हर एक पेशेंट है अपना एग्जाम है। यस सर। आप पढ़ के ओके सर। वाइवा देंगे तो ही आपको या मालूम पड़ेगा ना कि आप कितना मतलब वापस याद कर सकते हैं। एग्जाम देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना। तो हर एक प्रैक्टिस। पेशेंट अपना एग्जाम है। यस सर। सर ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। फील समझने के लिए मटीरिया मेडिका का नॉलेज जरूरी है? फिर देखो इसमें होम्योपैथी है ना, 3 एंगल है जो हम लोग बचपन में पढ़े ना कि 3 लेगेड स्टूल है। मटीरिया मेडिका है, ऑर्गेनॉन है और रेपर्टरी है। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। ये तीनों ट्रायंगल मिलेंगे ना तो हमको होम्योपैथी पूरी तरह समझ में आएंगे। तो ये फील पकड़ने के लिए मटीरिया मेडिका तो बहुत जरूरी है। हम लोग जो पढ़ते हैं रूब्रिक्स पढ़ते हैं, रूब्रिक्स से हम लोग मेडिसिन निकालते हैं। ये क्या एक थोड़ा आसान तरीका है। तो इससे हम लोग मतलब जल्दी से वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन उसको जब भी डिटेल में पढ़ना है या उसका फील जब भी पकड़ना है तो आपको मटीरिया मेडिका पढ़ना बहुत जरूरी है। मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो आपको रूब्रिक समझ में आएगा कि ये पेशेंट में ये रूब्रिक कैसा आया है। अभी समझो आप एपीस पढ़े तो एपीस में आपने जेलेसी पढ़ा तो मटीरिया मेडिका जब भी आप पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा कि एपीस कहाँ, ये मेडिसिन कहाँ से बनी है, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स में क्या है कि हनी भी है तो उसमें जेलेसी रहती है, इंक्रीज सेक्सुअलिटी रहती है। तो ये सब एपीस का पेशेंट में आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। आपको रूब्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक फील आ जाएगी मेडिसिन की। ओके सर। सर मुझे एक जैसा पूछना था। हाँ बोलिए। सर ये एलएम पोटेंसी का डिसीजन और वाटर डोज, ये डिसीजन कब लेना चाहिए? ये देखो जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा ना तो फिर आपको ये मालूम पड़ते जाएगा। अगर समझो कोई क्रोनिक केस है, सिफिलिटिक केस है, पैथोलॉजिकल केस है तो आप एलएम जहाँ आपको डर है एग्रेवेशन का तो आप एलएम पोटेंसी दो। अगर ओके। वैसा कुछ नहीं है तो फिर आप सेंटिसिमल पोटेंसी दो। अच्छा। क्योंकि एलएम और पोटेंसी में जजमेंट लगाना आज हमको भी डिफिकल्ट होता है कि 0/, बहुत मेंटर्स बोलते हैं 0/1 0/2 ऐसा स्टार्ट करना है। ठीक है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। वैसा स्टार्ट करते जाएंगे तो हर 15-15 दिन या हर हफ्ते में जो मेडिसिन का पोटेंसी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, इसमें रिजल्ट आना है ना इज नॉट दैट इजी। ये बराबर। सेंटिसिमल से अपने को रिजल्ट जल्दी मिलता है। लेकिन जो पेशेंट को अपने को लगता है कि अगर समझो उसको सूर्यासिस से ऑल ओवर द बॉडी बहुत ज़्यादा है, आपको डर लगता है मेडिसिन देने को, तो पहले 6 से स्टार्ट करिए। 6 से स्टार्ट करिए, फिर 30 दीजिए, फिर स्लोली स्लोली आप आगे बढ़िए ना। ओके। ठीक है ना। डायरेक्ट आप हाँ समझो आप कोई पेशेंट कोई मेंटर्स को देखते या कोई डॉक्टर्स को देखते कि वो ऑटो इम्यून डिजीज है तो 1 इम्पोर्टेंसी से स्टार्ट करते हैं, कोई 10 से स्टार्ट करते हैं। तो वो कभी 10 से स्टार्ट करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल प्रैक्टिस के बाद में फिर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो वो उनका कॉन्फिडेंट लेवल रहता है ना। बराबर। ठीक है ना। तो हमें सही। वैसा नहीं करना है कि हम स्लोली स्लोली जाना है। ओके। और सर वाटर डोज का कैसे रहता है? मीन्स वाटर डोज मतलब मैंने काफी बार सुना है कि हाँ। एक्यूट केस में यूजुअली क्या करते हैं, बहुत जन वाटर डोज देते हैं। वाटर डोज देखो ऑर्गेनोन में एक मेंशन किया है कुछ पोटेंसी का नाम है ना कि जंपिंग पोटेंसी, कि वाटर डोज दिया। अभी समझो कि हमारे पास 30 पोटेंसी है तो 30 से बाद में हमारे पास डायरेक्ट क्या पोटेंसी है, 200 पोटेंसी है। अभी 30 पोटेंसी हमें दिया, हमें पेशेंट ने मतलब पेशेंट को हमने दिया तो 30 से हमको डायरेक्ट 200 पे नहीं जाने का है। 30 से फिर हम 31 32 ऐसा मतलब ये पोटेंसी से जाना है। तो वाटर डोज यूजुअली रिकमेंड करता है कि 50 ml या 100 ml पानी लेंगे, उसमें 1 और 2 ड्रॉप्स डालेंगे या पिल्स डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर 10 स्ट्रोक्स देंगे।
तो एवरी टाइम क्या होता है, पोटेंसी एक एक पोटेंसी बढ़ती जाएगी। देखो ऑर्गेनोन में किधर लिखा है कि सेम पोटेंसी वैसे ही सेम रिपीटेशन में जाएंगे ना तो वाइटल फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए ये पोटेंसी रहती है कि एक पोटेंसी हम हमेशा हायर दें तो वो स्टिमुलस जो वाइटल फोर्स को ज़्यादा मिलते जाएगा। और सेकेंड थिंग भी क्या होता है होम्योपैथिक में, हमें क्या लगता है कि अभी मैं 30 पोटेंसी में दिया पेशेंट को, पेशेंट का पेन अभी आधा घंटे में 1 घंटे में कम हो जाना बनता है। तो हर टाइम ऐसा नहीं होता है, स्पेशली क्रॉनिक केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोग और ये सिंगल डोज देते हैं या BD फॉर 3 डेज देते हैं, TDS 3 डेज देते हैं, वो क्यों देते हैं? जब भी स्टॉप करते हैं ना मेडिसिन, एक तो मेडिसिन का इफेक्ट होता है कि मेडिसिन बॉडी में जावे वाइटल फोर्स पे इफेक्ट करे, ये प्राइमरी एक्शन है मेडिसिन का। और फिर वाइटल फोर्स से वो मेडिसिन जो दिए है उसके सामने रिएक्शन करता है, वो सेकेंडरी एक्शन है। तो क्योर जो होता है ना वो सेकेंडरी एक्शन में होता है, ये प्राइमरी एक्शन में नहीं होता है। फिर भी कोई पेशेंट को जल्दी से रिजल्ट क्यों नहीं मिल जाता है? कि उसमें प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन जल्दी से फास्ट हो जाती है। इसके लिए हमें एक पोटेंसी दिया, एक मेडिसिन दिया तो कम से कम 1 वीक 10 डेज ऐसा वेट करना चाहिए, आइडियली वेट करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है या ऐसा सीवियर केसेस है तो वेट नहीं किया तो चलेगा, अब मेडिसिन चेंज करो, लेकिन आइडियल देखा जाएगा तो वेट करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सर इसमें मैं क्या करता हूँ कि 11 स्पून डिस्टिल्ड वाटर में 1 ड्रॉप मिक्स करता हूँ और 10 स्ट्रोक देके 1 चम्मच आधा कप पानी में डाल के रिपीट करने के लिए बोलता हूँ, ऐसे केसेस में जहां पर हमको लगता है कि बार बार रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि जो मैनेजमेंट पार्ट है, राइट सिमिलिमम मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद कब रिपीट करना है कब नहीं रिपीट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम हमारे केस को स्पॉइल कर लेते हैं, जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहां पर हम मेडिसिन को रिपीट कर देते हैं। हमको थोड़ा वेट करना होता है, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि जैसे स्किन के केसेस रहते हैं, अभी पहले वो स्टीरॉयड वगैरह लेके कई साल तक उन्होंने उसको सप्रेस किया रहता है, तो एक ऑड डेज में पैटर्न रहता है एग्रेवेशन आके अम्लियरेशन आने का। किसी का 1 दिन रहता है, किसी का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है, तो वो हमको ऑब्जर्व करना रहता है। तो वहां पर हमको मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। हमको कुछ ना कुछ ऐसा साइन मिलेगा, जैसे जो मेंटल सिम्टम्स उसके कंसीडर किए जब उसको मेडिसिन दिया था, वहां पर जब तक हमको अम्लियरेशन दिखाई दे रहा है तो वो साइन है कि हमारी मेडिसिन जो हमने दिया है वो भी डोज जो दिया है वो काम कर रहा है। तो हमने वेट करना है, चाहे फिजिकल में थोड़ा एग्रीवेशन आ गया हो। लेकिन अगर फिर से पेशेंट जैसे हमने पेशेंट का देखा था कि डिस्कम्फर्ट में वो इरिटेबल हो जाता है, तो अब फिर से उसको इरिटेबल होना वो स्टार्ट हो गया है, तो ये साइन है कि हमारी पोटेंसी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो फिर ये जो तरीका है वाटर डोज में ही दीजिए, कभी भी ड्राई मत दीजिए। अगर कभी देना पड़ता है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वाटर डोज में दीजिए, उसमें ज्यादा अच्छे से काम करता है। जी सर। थैंक यू सर। ये रिपीट नहीं करना है, ये रिपीट नहीं करना है। वो अगर आपको जानना है ना तो आप कैंट रेपर्टरी जो है ना, कैंट रेपर्टरी का इंट्रोडक्शन पेज पढ़िए और ये इंट्रोडक्शन पेज का लास्ट पैरा पढ़िए, लास्ट पैरा। पहले मैंने तो वो बाय हार्ट किया था और जब भी मुझे रिपीटेशन का मतलब अननेसेसरी रिपीटेशन का जब भी मन होता था ना तो वो मैं पढ़ लेता था। उसमें क्लियर कट लिखा है कि जब तक पेशेंट इम्प्रूव होता है ना, जब तक पेशेंट इम्प्रूव होता है, यू शुड नॉट रिपीट द मेडिसिन एंड इफ यू रिपीट इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, ऐसा करके कुछ सेंटेंस लिखा है। जो रेपर्टरी का इंट्रोडक्शन पेज का आप लास्ट 1 या 2 पैरा पढ़िए, उसमें देखो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए ना, क्या पूछ रहे हैं?
सर स्किन डिसीज में तो जनरली पेशेंट वही बोलता है कि ये बढ़ ना जाए इसीलिए डर लगता है, कि बहुत खुजाता है तो इरिटेशन होता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो मतलब सिम्टम कैसे लेना वही नहीं समझ में आता है स्किन के। तो हमें ये ये पूछना है सिम्टम कि तो है मैम। इसके वजह से उसको दिक्कत क्या होती है, ये सिम्टम भी आप लिखिए। देखो एम्बेरसमेंट है, अभी समझो मुंह में पिंपल्स है, फेस पे पिंपल्स है, तो एम्बेरसमेंट होना, फियर ऑफ बीइंग लुक्ड, या फिर दूसरे लोग मेरे को देखेंगे, मेरा मस्ती करेंगे, ये सब तो है, आएगा ही आएगा। ठीक है ना, वो भी आप लिख के रखिए, वो माइंड में रखिए। और बहुत पेशेंट है ना, वो बोलेगा ही नहीं, उसका रिवर्स बोलेंगे, देखो तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई देखे तो देखने दो, मैं बोल देता हूँ कि इलाज चालू है, ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं, एकदम फ्री वाला स्टेप बंद रहता है। तो दोनों चीज आपको लिख के रखना है, और आगे भी हिस्ट्री पूछना है डिटेल में, फिर आपको देखना है कि ये दोनों में से आपको क्या उठाना है। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप सर, बोलिए। जी जी सर, आपने रिप्लाई कर दिया है सर। बस यही था कि वो जो 11 स्पून वाटर जो है, जैसे उसमें लास्ट लास्ट का स्पून रह जाता है, तो उसमें 10 स्पून वाटर और मिक्स कर लेना होता है, लेकिन मेडिसिन नहीं डालना होता है। ये सर ऐड करना रह गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैम ने अभी बताया, इसी में सिम्टम है उसका, पेशेंट का जो ये जो बता रहा है, उसको लुक का कंसर्न है अपनी। ठीक है, तो जैसे सर ने बताया कि बहुत लोग जो है इसको लेके इतना कंसर्न नहीं होता है कि दूसरा देख लेगा, दूसरा क्या बोलेगा, कुछ लोगों को रहता है। तो यही जो सहगल सर ने जो कॉमन वर्जन्स हैं ना, इन्हीं को माइंड रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके ही तो माइंड मेथड को इजाद किया था। कि जैसे उनका हायोसाइमस का केस था, तो वो फीवर में लेटे रहना ज्यादा पसंद करता है ना, वो लेटे ही रहता है, तो बेड बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू लिया। यही रूब्रिक्स हैं, इन्हीं को समझना है। और आपको जो पहले बोला था कि जैसे लाइट डिजायर लेना है या कैरी डिजायर लेना है, हमको तो सब सेम सेम लगता है। वो इसीलिए लगता है, या आपको कंफ्यूजन होता है, वो इसीलिए होता है कि आपने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में उतारा नहीं है, इसकी मीनिंग को। आप उतारेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैरी डिजायर टू बी कैरिड मतलब दूसरे से वो कैरी होना चाहता है, जो उसकी डिस्कम्फर्ट की स्टेट है, उससे वो चाहता है कि कोई दूसरा कैरी करके उसको कंफर्ट में ले जाए, जैसे हम बैग को कैरी करते हैं। लाइट डिजायर में क्या होता है कि उसको लाइट चाहिए, वो जानकारी भी हो सकती है, क्या वो वजन में हल्का होना हो सकता है कि उसको अभी बहुत लग रहा है कि बहुत हैवी हैवी लग रहा है, बहुत भारा भारा लग रहा है, और वो चाहता है कि अ, ये जो भारा हैवीनेस मेरे को फील हो रहा है, मैं लाइट हो जाऊं। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजायर रहता है। मतलब कॉमन सिम्टम भी लेना है और फिर अनकॉमन भी ढूंढना है उसी में, है ना? जी जी जी। हेलो। जी सर। मैं पूछ रहा था माइंड टेक्निक में आपके हेरिंग्स लॉ की क्या सिग्निफिकेंस है? गेटिंग दिलीप सर, आप एक बार कैमरा ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिए सर, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। अब आ रही? जी बिल्कुल सर। हेलो। हाँ सर, का क्वेश्चन था ना, हेरिंग्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है ना। हाँ जी, सिग्निफिकेंस हाँ, क्या है इसका? हाँ देखो, माइंड मेथड में हम लोग देखे ना, तो हेरिंग्स लॉ बहुत टाइम मतलब मिलता भी है, बहुत टाइम नहीं भी मिलता है। अभी समझो कि अभी एक सोरियासिस का केस है मेरे पास, ठीक है, तो उसको मैंने मेडिसिन दिया, अभी सिंगल डोज ही दिया है। अभी उसका मैंने देखा तो जो उसका जो इरप्शन से उसका ईचिंग पहले तो कम हो गया, उसके बाद में उसका जो अभी इरप्शन जो जा रहा है वो मतलब ऊपर से लेके नीचे लेवल तक जा रहा है, मतलब बैक साइड में भी देखेंगे ना, तो उसका जो इरप्शन है सब सूख रहा है। अभी उसका इरप्शन जो है बैक रीजन में, सेक्रल रीजन में थोड़ा बचा है, लेग्स में थोड़ा बचा है,
तो हमें ये श्योर है कि ये हेरिंग्स लो है, अभी मेडिसिन रिपीट नहीं करना है और वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और एक पेशेंट है सोरियासिस का, ये देखो, तो उसका कैसा है कि लेग्स में, वो लड़की बोलती है लेग्स का इरप्शन है ना वो थोड़ा कम है, इधर इचिंग कम है और इरप्शन थोड़ा कम है, लेकिन देखा तो उसका फेस पे और बिहाइंड द ईयर जो इरप्शन था अभी भी है। तो ये मेरे को मालूम पड़ता है कि समवेयर आई एम रॉन्ग। अब ये भले रिलीफ उसको लग रहा है, बट आगे चल के उसको वापस से प्रॉब्लम होने वाला ही है, और आई हैव टू आइदर इंक्रीज द डोज और आई हैव टू चेंज द मेडिसिन। ये भी हमें माइंड में तो रखना है, ध्यान में तो रखना है। अच्छा। नहीं, जैसा है ना सर, जैसे क्लासिकल में पहले था कि मैंने कई बार पार्शियल सिमिलबम देने के बाद थोड़ा सा तकलीफ कम हो गई, तो हम लोग सोचते थे पता नहीं हाँ चलो ये रोग ठीक हो गया, बट ये तो आपको माइंड टेक्निक में भी हो सकता है। हाँ, वो तो देखो होम्योपैथिक में किधर भी हो सकता है। देखो माइंड टेक्निक में हम लोग क्या रहते हैं कि हम लोग ओनली माइंड सिम्टम्स लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें कैसा है कि क्लासिकल में हम कैसा करते थे कि समझो कि 10 रूब्रिक लिया, तो वो 10 रूब्रिक में देखो 3 से 4 रूब्रिक तो माइंड के रहते ही रहते थे। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फिजिकल रहता था, ऐसा तो नहीं रहता था, बराबर है ना। तो 3-4 रूब्रिक तो माइंड का रहता ही था। तो हम लोग यहाँ पे वही 3-4 रूब्रिक माइंड का लेके फिर मेडिसिन देते। और जब भी बाकी जो, देखो आप कोई भी केस टेकिंग करो ना, तो बाकी के जो सिम्टम्स है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं मिलता है हर पेशेंट को। अगर अब हम पूछे कि खाना क्या अच्छा लगता है, मतलब स्लीप, उसका जो जनरलिटीज वगैरह सब पूछते हैं, तो उसमें से बहुत कम हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। और अगर मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक तो वो भी उठाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड के ऊपर ही देना है। अगर उसमें से भी 2 या 3 कुछ प्रोमिनेंट मिले है रूब्रिक, तो वो भी लेना है हमें। अभी तक तो हम लोग जो क्लासिकल जो भी सुनते आए और करते आए हैं उसमें ये देखा गया है कि जनरली हम लोग ने माइंड को उतना एक्सप्लोर नहीं किया था कभी भी। तो वही आपके कहने का 2-4 सिम्टम देख लिया हो गया, बट जिस तरह से माइंड टेक्निक में लोग माइंड स्टेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब वो भी तो मेरे ख्याल क्लासिकल की वो ड्रॉबैक ही थी ना पहले की। अगर वो पहले से हम लोग उसको करते तो क्लासिकल तो इज नॉट डिफरेंट। हाँ देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि माइंड टेक्निक करते तो आपको बाकी सारा केस टेकिंग नहीं करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तो करता हूँ, अगर देखो टाइम है तो पेशेंट को पूरा पूरा केस टेकिंग में करता हूँ। क्योंकि अगर वो केस, ये जरूरी नहीं कि पेशेंट बोले कि समझो मेरे को एग्स अच्छा लगता है या एग से मेरे को तकलीफ होती है, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक पेशेंट बोल रही थी 3-4 दिन पहले कि मतलब एग्स जो है ना, बोला बैराव में देखती हूँ ना तो मतलब एकदम उल्टी जैसा होने लगता है, मैं खा ही नहीं सकती हूँ। मैं बोला बचपन में ऐसा कुछ हुआ था कि बैदा खाया था तो तुमको तकलीफ हुई थी? बोला नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वो एग्स मतलब मेरे को देखा ही नहीं जाता है। बच्चे लोग खाते ना तो भी मैं दूर रहती हूँ। तो ये हमें माइंड टेक्निक से अगर देखा जाएगा ना तो डिस्गस्ट फीलिंग भी ले सकते हैं ना। हाँ। तो इसका इंटेंसिटी हमें देखना है। अगर ये क्लासिकल से हम लिए तो सादा ही ले सकते कि एवर्जन टू एग्स, ये फिजिकल भी है तो मगर माइंड ही तो कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाँ, तो ये मेन तो माइंड ही तो कह रहा है। जैसा पेशेंट जो बोलता, समझो कोई स्वीट डिजायर है तो बोलते ना कि नहीं विदाउट स्वीट आई कैन नॉट लिव, आई लव स्वीट्स। तो ये मतलब माइंड में भी हम लोग ले सकते हैं, फिजिकल में ले सकते हैं, लेकिन माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी पेशेंट ये एक्सप्रेशन दिखाता है ना, ये वर्डिंग्स जो बोलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जैसे मायाजम में भी तो मामला उसी तरह से है, जो कि मैंने आपको बहुत लीड कर देता है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है। यस। तो इस तरह में मैंने कई बार हम लोग माइंड के बहुत सारे लेक्चर जो सुनते हैं उसमें कई लोग मतलब हेयरिंग्स लॉ या मायाजम के ऊपर मैंने वो लोग उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, या वो बोलते ठीक है ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, हम लोग इधर अपना माइंड मेंटल स्टेट करने से ही हो जाएगा। तो और कोई भी मेथड में देखो, आप कोई भी मेथड से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करो तो ये जरूरी नहीं कि ईच एंड एवरी केस में आपको हेयरिंग्स लॉ दिखना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अभी आज समझो एक पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया, एक पेशेंट को देखो मेडिसिन दिया था मैं 3-4 साल पहले, तो उसको अर्टिकेरिया था, ठीक है ना। अर्टिकेरिया सबसाइड हो गया, मुझे क्या लगा कि मेडिसिन मेरी राइट है। उसका जो IgE लेवल था, टोटल IgE किया था, वो भी डाउन हो गया, अर्टिकेरिया भी सबसाइड हो गया, पेशेंट वॉज हैप्पी। ये कंटिन्यू हुआ 3-4 ईयर्स तक।
अभी 4 इयर्स के बाद में जब भी पेशेंट मेरे पास आई तो सी हैड अ हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरटेंशन। तो अभी 3-4 साल के बाद में मेरे को रियलाइज हुआ ना कि आई वॉज रॉन्ग, समवेयर आई वॉज रॉन्ग, कि मैंने ये जो सोरिक पेशेंट था, सोरिक पेशेंट को मैंने कन्वर्ट किया साइकोसिस। ठीक है, तो ये हमें माइंड मतलब पता चलना होता है, पता चलना मांगता है, तो आगे हमारा मेथड थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो कुछ तो मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है कि भाई केस किधर जा रहा है। हाँ, केस किधर जा रहा है वो हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। थैंक यू सर, सो नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दिलीप सर। और दूसरा प्रिंसिपल सर, इसमें क्या है ना कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन करना होता है हमने, तो अगर वो हमने ठीक से किया है तो मेथड हमारा कोई भी हो सकता है, हमारा मेडिसिन सिमिलिमम ही रहेगा। हाँ सर, सिमिलिमम में तो मुझे मतलब ठीक है, सिमिलिमम में तो आना है, मगर वो भी एक आपको डिड्यूस कैसे करेंगे, आपको मायाज़म और आपका जो और जो थ्योरी वगैरह है उसको हम लोग लेके ही तो सिमिलिमम सिलेक्ट करेंगे। जी जी, आप देखिए, जो वो बोला जाता है ना साधन और साध्य, तो जो भी मेथड्स हैं हमारे वो साधन है, साध्य नहीं है अपने आप में। तो सभी मेथड्स की अपनी प्लस और प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, और जो आप म्याज़म का बोल रहे हो वो भी काफी हेल्पफुल है। अगर उसको भी हम अपने साथ इंक्लूड कर पाते हैं और अप्लाई कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, तो वो भी अच्छा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अब मैंने जो मायाज़म की बात जो करी है, और ये सब जो ये तो पिलर है ना होम्योपैथी के। बिल्कुल पिलर्स हैं सर, लेकिन अगर हमको अब जैसे देखिए केन साहब शंकरन सर ने भी जी केन जी, साहब ने भी जैसे शंकरन कहा सर ने अनलेस यू गिव द हाई पोटेंसी, तो कोई भी बीमारी को इरेडिकेट नहीं कर सकते आप। केन ने लेसर राइटिंग में तो बोला है कि भाई हायर पोटेंसी यूज करने के लिए, जबकि हम लोग मेंटल में देख रहे हैं कि 30-200 वेरी सेल्डम डॉक्टर्स जाते हैं जो 1 M 10 M या 50 M तक जाते हैं। जी सर, एक्चुअली ऐसा है कि हमको 30 से भी वही रिजल्ट मिलता है। हम सभी तकरीबन माइंड मेथड में जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो सबसे मतलब 30 ही रिपीट कर 30 ही यूज करते हैं सबसे पहले। तो 30 में भी हमको रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। वो तो बात सही है, मैं केन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है ना कि भाई जब हायर पोटेंसी जब तक नहीं देते हैं आप बीमारी इरेडिकेट नहीं कर सकते। इसमें कैसा है ना सर कि बहुत सारे जो मेंटर्स थे ना, बहुत सारे जो टीचर्स थे वो हाई पोटेंसी में मानते थे, जो वैसा कैंट साहब उसमें से एक थे, ठीक है ना। और बहुत सारे जो थे मेंटर्स वो लो पोटेंसी में मानते थे, तो उनको लोअर पोटेंसी में भी रिजल्ट मिलता था, कैंट साहब को हायर पोटेंसी में भी रिजल्ट मिलता था। लेकिन ये जो है ना हमारा कितना एक्सपीरियंस है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है उसके ऊपर है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरा एक केस था, उसको मैंने मतलब मेडिसिन दिया था साइटिका के लिए, तो डोज देने के बाद में 1 वीक हो गया, कुछ रिजल्ट नहीं था, 2 वीक्स हो गया, रिजल्ट नहीं था, 1 मंथ का मैंने मेडिसिन दिया था उसको, ठीक है। और वो आदमी जो है ना BRC में साइंटिस्ट था, रिटायर्ड साइंटिस्ट था। तो मतलब जो उसका रिलेटिव था और वो तमिल पेशेंट था, मतलब हाईली एजुकेटेड था। जो रिलेटिव उसको मेरे पास लाया था ना, तो उसको बहुत बोल रहा था कि तू कैसे डॉक्टर के पास लेके गया, तो मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गया, और बाद में उसको जाना था US जाना था। तो उसको एट द एंड ऑफ 4th वीक पे उसको रिजल्ट मिला। तो वो रिजल्ट कम से कम 4-5 साल तक सस्टेन था। उसके पहले उसने मतलब बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग अ गवर्नमेंट वो जॉब था जिधर से वो रिटायर हुआ, वो ऑर्थोपेडिक को दिखा रहा था, फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहा था, न्यूरोबियन टैबलेट खा रहा था ऑन एंड ऑफ, ये अपना जो पेन किलर खा रहा था SOS, और पैरासीटामोल जो अभी 650 निकला है वो भी कंटिन्यूस खा रहा था। वो 5-6 साल से खा रहा था, रिजल्ट नहीं था। अभी उसको होम्योपैथिक से 1 हफ्ते में 15 दिन में ही रिजल्ट चाहिए था, ठीक है ना। तो उसको रिजल्ट मिला कम से कम 1 मंथ के बाद, आफ्टर गिविंग द आर्सेनिक 30 सिंगल डोज। तो ये क्वेश्चन मैंने
डॉक्टर LM खान सर आए थे मुंबई में, तो मैंने सर को पूछा था ऐसा कि सर हमको मालूम कैसा पड़े कि हमने 30 दिया, तो वेदर अवर मेडिसिन इज राइट और रॉन्ग, हाउ लॉन्ग वी शुड वेट। तो सर ने भी बताया कि कई केस में मेरा भी ऐसा हुआ है कि मैंने मेडिसिन दिया है, समझो 200 पोटेंसी में दिया या 1M पोटेंसी में दिया है, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला है। तो सर ने बोला एक आध केस में मैंने 3 मंथ्स तक वेट किया था, 3 मंथ्स, बट आई वॉज श्योर ऑफ माई मेडिसिन कि नहीं ये 100% ये मेडिसिन है, मैंने जो मेडिसिन दिया वो करेक्ट है, पोटेंसी सिलेक्शन भी मेरा करेक्ट है। तो सर बोलते हैं कि मेरे को 3 महीने के बाद में पेशेंट बोला कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ठीक ठीक। हाँ सर, ठीक है उसी ना? वही मैं हाँ, भी एक चीज एवरी आपको शेयर केस है ना कर। इंडिविजुअलाइज हाँ है, जी, और हाँ जी। ये हमारा जजमेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर ही सब डिपेंड करता है सर। अभी समझो कि ये पेशेंट मेरे पास आ जाता था ना, तो अभी तक 3-4 मेडिसिन 1 महीने में मैं चेंज कर देता था। हाँ, इसीलिए तो फास्ट बोलते हैं रिजल्ट। जो दूर का पेशेंट है वो ज्यादा बेटर रहता है जो नजदीक वाले से। और दूर के पेशेंट को भी देखो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेडिसिन दिया, उसका हायर पोटेंसी भी दिया, फिर नेक्स्ट हमारे मेडिसिन जो ध्यान में रहता है वो भी देते हैं कि भाई ये रख, फिर कांटेक्ट कर। पेशेंट अभी बोलता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, हम लोग पोटेंसी बढ़ा दिए या मेडिसिन चेंज कर दिया। तो उतना फास्ट फास्ट जाते हैं तो कभी ड्रॉबैक भी होता है, कभी एडवांटेज भी ड्रॉप होता रहता है, है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक तो नेट्रीम्यू के मामले में भी बोला जाता है कि वो लेट मैंने एक्शन उसका, जैसे 1 महीना हो गया उसके बाद लगता है पता कि हाँ इसका काम कर रही है नेट्रीम्यू, उसमें भी वेट करना पड़ जाता है। क्लासिकल के टाइम में हम लोग देख रहे थे कि ये मैंने 15 दिन 1 महीना के बाद देख रहा है कि उसके एक्चुअल एक्शन शुरू हो रहा है। तो यही सर। ठीक है, थैंक यू सर, सो नाइस यू। थैंक यू सर। वेलकम सर। हेलो जी सर। और बताइए। हाँ बोलिए मैम। सर जो अभी सर ने बताया कि हमें वेट करना चाहिए, जैसे LM खान सर ने 3 महीने वेट किया और फिर 3 महीने बाद पेशेंट को रिजल्ट आया, तो सर ऐसे केस में मतलब डॉक्टर तो वेट कर लेंगे लेकिन पेशेंट, लाइक जो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, पुराने पेशेंट है, तो वो तो रुक जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो परेशान है पेशेंट है उसको रिजल्ट चाहिए होता है, तो फिर ऐसे केस में क्या करें? और पेशेंट इतना इम्पेशेंट हो जाता है कि हम पोटेंसी बढ़ाते हैं फिर भी फायदा नहीं होता, तो फिर दोबारा सोचते हैं, फिर कभी कभी मेडिसिन चेंज करते हैं। और क्योंकि हमें ये लगता है कि पेशेंट इज द ओनली जजमेंट कि हमारी मेहनत सफल हुई या फेल हुई, मतलब मेडिसिन गलत है या सही है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मतलब पेशेंट जाए तो जाने दें, हमें रुकना चाहिए उसी मेडिसिन पे या फिर हमें चेंज करना चाहिए? मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। जी मैम। देखो जी ईच सर। एंड एवरी केस जो है ना इंडिविजुअलाइज होता है। हमें अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये हमारी मेडिसिन राइट ही 100%, तो आइदर हम पोटेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, या तो वेट करना है तो 1 वीक 10 डेज ऐसा वेट कर सकते हैं, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला तो फिर छोड़ देना, मेडिसिन चेंज करना कर सकते हैं। देखो पेशेंट को, मतलब पेशेंट को कुछ ये नहीं है, रिलेशन नहीं है कि आप माइंड मेथड से करते हैं, क्लासिकल मेथड से करते हैं, या आप कॉम्बिनेशन देते हैं, ऐसा उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो रिजल्ट चाहिए, और जी हमें सर। पेशेंट को रिजल्ट देना ही देना है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देना आपके को, ठीक है ना? तो हमें जजमेंट लगाना कि हमारी मेडिसिन राइट है, हमें कॉन्फिडेंट है, तो आइदर गिव द सेम मीन्स आइदर वेट or give the same potency or increase the potency, or at the most you change the medicine. ओके सर। जी सर। जी थैंक यू सर। हेलो सर, गुड देखिए इवनिंग। कुछ कुछ अपवाद केसेस को छोड़कर हमको जब हमारा मेडिसिन सही रहता है तो बहुत जल्दी पेशेंट को इस फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। जी मैम, अमृता मैम बोलिए आप। सर ये बच्चों के केसेस में स्पेशली ऑटिस्टिक चाइल्ड्स डिलेड माइलस्टोन जिनके होते हैं, वो केसेस हम कैसे ले सकते हैं? उसी में भी हमको यही देखना रहता है मैम कि उसकी मॉर्बिडिटी क्या है उसके नेचर में, और उसके बारे में उसकी मदर रहती है, उसके पेरेंट्स रहते हैं या फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो वो उसके बारे में, बच्चे के बारे में अच्छे से जानते रहते हैं कि उसका कैसा नेचर है। तो
वो हमको सब बताते हैं, तो उसी को हमको एनालिसिस करके उसको मेडिसिन देना होता है। इसके अलावा आप जो ऐसे हमारे सीनियर मेंटर्स हैं जो ऑटिस्टिक केसेस में उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, वो ज्यादा हेल्पफुल रहे। देखिएगा आपको, मतलब जैसे मैं अभी आपको केस बताता हूँ, मतलब इंटरनेशनल लेवल का केस है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जेरेमी शेर जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज मास्टर्स हैं, कई सारे ऐसे लोगों ने देखा, अ, हमारे मास्टर्स ने देखा, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पाए। तो फिर वो एक और ऐसे ही इंटरनेशनल जो मेंटर हैं उसके पास जाते हैं वो। तो वो लड़का क्या था कि जैसे ही डॉक्टर उसको क्वेश्चन करता था ना, वो तुरंत ऐसे करके बैठ जाता था, और 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे ही बैठा रहता, और 20 मिनट आधे घंटे के बाद वो जैसे ही ऊपर करता और जैसे ही डॉक्टर उसको कुछ बोलता, वो तुरंत फिर से ऐसे करके बैठ जाता था। तो दो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल गए। तो धीरे धीरे अभी अच्छे से मेरे को याद नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसको पता नहीं कैसे कन्विंस किया। तो फिर उसने बताया जो हेलोवीन पार्टी निकालते हैं वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में, वो गोस्ट वगैरह के फेस वगैरह लगाए रहते हैं इस तरह का। तो वो हेलोवीन पार्टी निकला था, उसके बाद वो ये स्टेट में लैंड हुआ। फिर वो बच्चा जो था, जंग बॉय था 15-16 साल का कुछ ऐसे, उसको स्ट्रामोनियम दिया था और वो स्ट्रामोनियम से ठीक हो गया। तो हमको, अगर हम ठीक से केस टेकिंग करते हैं, तो हमको ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाता है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर हम अपनी मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी, अभी किसी दूसरे ग्रुप में भी था शायद, ऑटिस्टिक चाइल्ड चाइल्ड ही था, और क्रॉकस सटाइवा का केस था। मेरे को याद नहीं है किस ग्रुप में था, शायद यूट्यूब पे भी डला हुआ है। तो उसका बहुत ज्यादा मतलब वो लड़की शायद बहुत ज्यादा, पता नहीं लड़का था, तो उसका बहुत ज्यादा इरोटिक बिहेवियर हो रहा था, कुछ ऐसा केस था। तो अगर आपके पास ऑटिस्टिक केसेस आते हैं, तो आपको अ, ऐसे किसी सीनियर मेंटर को फॉलो करना चाहिए जिनका इनमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस, या वही कि आप पेक्युलियर ढूंढिए उसकी नेचर में, ऐसा पेक्युलियर क्या है। ऐसी ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बिल्कुल भी गंदा होना पसंद नहीं करते हैं। उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, कहाँ पर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर रहता है उसका, तो इस सब से आपको हेल्प मिलेगी। जी, और बताइए। हेलो सर। जी सर मैम। मेरा इस सवाल था कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि जो सी मिनिमम डोज होता है ना, तो हम सिंगल डोज देते हैं, ज्यादा रिपीटेशन भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर हम ज्यादा रिपीटेशन करते हैं तो स्केल्स स्पॉइल हो जाता है ना, मतलब ऐसा सुनते हैं। और तो मतलब जब अगर स्केल स्पॉइल हो गया तो आगे क्या करना चाहिए सर? केस स्पॉइल हो गया तो हमको क्या होता है कि केस स्पॉइल हो गया मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दिया, 30 पोटेंसी में दिया या 200 में दिया, तो उसको आराम आना स्टार्ट हुआ, और हमने अननेसेसरली उसको रिपीट किया, तो वो केस हमारा डिरेल हो गया। तो वो मेडिसिन जो है वो काम करना कई बार छोड़ देता है, जिस मेडिसिन से पेशेंट को आराम आ रहा होता है। तो फिर से हमको अलग अलग पोटेंसीज में
वो करना चाहिए, या जो जिस पोटेंसी के साथ आराम आया था उसी को ये जो जंपिंग मेथड जैसे दिलीप सर ने बताया था उसी में हमको देना चाहिए पेशेंट को। 11 चम्मच स्पून वाटर लेके उसमें एक ड्रॉप डाल के 10 स्ट्रोक दे के उसको रिपीट करना चाहिए। हर बार जब भी देना है 10 स्ट्रोक देना है और आधा कप पानी में 1 चम्मच डाल के देना है। तो ओके कई सर, बार थैंक कुछ ऐसा केस रहता है हमारा कि जैसे हम 200 ने बहुत अच्छे से काम किया लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गया जब पूरी तरह से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, हमने 1M में दिया तो 1M ने भी काम नहीं किया। तो ऐसे कई केसेस में ऐसा होता है कि ये जो मेथड है इससे केस निकल जाता है। जैसे ही उसमें लास्ट 11 स्पून जो है वो रह जाता है तो 10 स्पून पानी और डाल लेना होता है और फिर स्ट्रोक दे के देना होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे हैं कि जैसे खुद भी पोटेंसी बनाते हैं जो हमको फार्मेसी से नहीं मिलता है। तो जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है तैसे तैसे इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ओके सर, थैंक यू सर। जी मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ, ज्यादातर इन पीसीओडी केसेस में अमेनोरिया होता है, तो अगर आप हमने उसको डोज दिया, मेडिसिन दिया, तो कितने दिन वेट करने का मेंसेस आने में ऐसा, या हमारी मेडिसिन दी गई है वो करेक्ट है, वो कैसे पहचानने का? देखिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी महादिक सर दिलीप सर बताएंगे, जहाँ जैसे हमारी माधुरी मैम है उनका इनफर्टिलिटी के केसेस को लेके अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी गाइड कर सकते हैं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब हम सही मेडिसिन देते हैं तो बहुत जल्दी, मैंने तो बहुत मतलब कई सारे केसेस में या अक्यूट केसेस में मैं ऐसा करता हूँ कि पेशेंट को 10 मिनट के बाद पूछता हूँ कि अभी आपको कैसा लग रहा है। तो पेशेंट बोलता है कि कुछ नहीं लग रहा है, वैसा ही लग रहा है जैसा है। तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ आपको थोड़े पहले से कुछ रिलैक्स फीलिंग लग रहा हो, कुछ मन हल्का लग रहा हो, शांत लग रहा हो, कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसी फीलिंग लग रही हो तो फिर वो बताता है अगर मेडिसिन सही है कि हाँ मेरे को कुछ थोड़ा रिलैक्स लग रहा है अभी, मतलब ईज तो आना तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमको थोड़ा लेट में जाके रिजल्ट आता है या इम्प्रूव होना स्टार्ट होते हैं वो। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि देते ही मतलब जैसे मेरा बेटा था 104 105, 5 मिनट भी नहीं लगते थे उसका फीवर जाने में। इतना हाई ग्रेड फीवर भी 5-10 मिनट में बिल्कुल सबसाइड हो जाता था और वो खेलने लग जाता था आराम से। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं यहाँ पर हमको वेट करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस से ही आता है और डिपेंड करता है केस के ऊपर और हम कितना कॉन्फिडेंट हैं हमारे जो हमने रेमेडी को सिलेक्ट किया है उसको। हाँ प्रवीण सर, मैं थोड़ा ऐड करूँ क्या? पेशेंट पे भी निर्भर करता है कि कई पेशेंट को तुरंत इफेक्ट आती है, कई पेशेंट को देर लगती है, कई पेशेंट को तो बहुत देर लगती है। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं। वो जनरल सभी पथी में होता है हमारे, कोई भी पथी में वही लगता है कि ये पेशेंट स्लो स्लो एक्टिंग है, उसका फिजिकल मेंटल लेवल ही ऐसा होता है, वो स्लो एक्सेप्ट करता है। तो ये भी होता है कभी कभी। इसलिए पोटेंसी का तो बहुत ही वास्ट नॉलेज चाहिए सर, ऐसा लगता है मुझे। और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। और किताबों से ज्यादा तो अपना खुद का एक्सपीरियंस ही काम करता है इसमें। बिल्कुल हेलो। सर। हाँ, राहुल सर प्लीज ऐड करिए। हाँ संजीवनी मैम, जो इनफर्टिलिटी के केस होते हैं ना, जब हम 1 मंथ वेट करें, 2 मंथ वेट करें, 3 मंथ वेट करें, इससे ऐसा करने से पहले ना पेशेंट से जब हम केस लेते तो पूरे उनका क्या क्या और बीमारी और कौन सी बीमारी है आपको, या सर दुखता है या
ऐसे सोच ज्यादा चलती है, ऐसे बहुत सारे बात पेशेंट बताता है ना। तो हम रेमेडी जब देते हैं ना, जो एक्यूट होते हैं वैसे वैसे सोच बदलना है ना, ऐसे बात है। तो हम रेमेडी देने के बाद हम पूछ सकते हैं आपका घुटना दर्द कर रहा था, उसको कैसा रिलीफ मिला है क्या? तो पेशेंट 2-3 दिन में बता देते हैं। तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता चलता है कि हमारी रेमेडी राइट है। तो इनफर्टिलिटी के लिए ऐसे ऐसे छोटे अच्छे बीमारी होती है ना, उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं सर, मेरा ये कहना था कि अमेनोरिया होती है और लेडीज में और लड़की लोग में, तो उसमें मेडिसिन दिया हमने, अगर वो राइट मेडिसिन कैसा है वो, अगर उसको आज मैंने दिया डोज अभी, तो उसका मेंसेस कितने दिन में आना चाहिए? तुरंत ही आना चाहिए, नेक्स्ट डे आना चाहिए, 4 डे 8 डे, ऐसा कुछ है क्या? उसका मंथ कैसे? बाय मंथ साइकिल कब हाँ भी आ सकता है ना, कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है मैं ना। शेयर करूं? हाँ संजीवनी हाँ मैम, मैम। मैं शेयर करूं? मैंने अपने केसेस में एक्सपीरियंस किया है कि जैसे सर ने, प्रवीण सर ने बताया ना कि रेमेडी देख लो कि पेशेंट को 10 मिनट में पूछ लो आपको कितना रिलैक्स लग रहा है। तो बेसिकली अगर हमारा सिमिलिमम होगा ना, तो पेशेंट बोलता ही है कि लाइट लग रहा है, मुझे बेटर लग रहा है। तो मैंने अपने केसेस में देखा है कि अगर हमारी रेमेडी राइट है तो विद इन 5th या 6th डे में मेंसेस अपीयर हो जाते हैं। मतलब कई बार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 3rd डे में आएंगे, 4th डे में आएंगे, पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि 5th या 6th डे में अगर सिमिलियम है तो मेंसेस अपीयर हो जाते हैं एमिन्यूरिया के केसेस में। थैंक यू मैम। ऐसा है कि अभी पेशेंट को मेडिसिन दिया और उसको पूछना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, ऐसा उसको मतलब थोड़ा तो मेंटल जो सिमिलियम मेंटल थोड़ा तो बेटर होना होगा तो चाहिए पेशेंट को लाइट फील होगा ही होगा। हाँ, कुछ हाँ, तो उसको चेंजेस हो लाइट गए फील होगा। उसमें। मैं जो देखती हूँ पेशेंट, हाँ, कई बार पेशेंट खुद ही बोलता है मुझे सुकून सा फील हो रहा है। तो मैं यही कंपैरिजन करती हूँ कि आपको पहले लग रहा था क्या, तो वो कहता है कि नहीं नहीं आज अभी लगता है मुझे 10 मिनट में बेटर लगा। मतलब तो मतलब मीन्स कि हमारी सिमिलर जो हमारी मेडिसिन है करेक्ट है, तो वी शुड वेट। मतलब तो मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस किया कि 5th 6th डे में मेंसेस भी अपीयर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और ऐसा होता है जब मैंने उसको एक पेशेंट है, उसको डोज दिया तो सेकेंड डे उसका मेंसेस आता है, और दो मेंसेस आते हैं उसके रेगुलर, और बीच में वो ब्लीडिंग होना, उसके लिए भी वही मेडिसिन रिपीट किया तो 3rd मंथ में वो और सप्रेस हो जाता है। फिर मेडिसिन वो वही डोज दिया तो वही अपीयर होता है सेकेंड डे। ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें कुछ क्या करना चाहिए जी मैडम? इसमें जैसे वो 5 कप मेथड है या आधा कप में डाल के एक ड्रॉप, उस आधा कप में से आप 1 चम्मच लेके दीजिए, उसको रिपीट कीजिए। इस तरह कर सकते हैं। जो 11 चम्मच वाला मैंने आपको 11 स्पून वाला बताया है वो कर सकते हैं। उससे ये पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, ये जो आती है ना दिक्कत हमको, क्योंकि रेगुलर 2-3 महीने रेगुलर दिलीप के सर बाद ने में ये डेली लेना चाहिए कैसा सर, ऐसा उसका? नहीं, मैं बताता हूँ। उसी हाँ यूजुअली इसमें क्या होता है कि समझो पीसीओडी केसेस में जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक्स तो मेंसेस आता ही आता है। यूजुअली तो विद इन 2-3 डेज ही आ जाता है। उसके बाद में भी समझो 2 महीना 3 महीना बराबर चला और फिर वापस मेंसेस रुक गया, ठीक है ना, और फिर सेम पोटेंसी हम लोग दिए, रिपीट किए, लेकिन नहीं मिला रिजल्ट, तो आप पोटेंसी बढ़ा सकते हैं या वाटर डोज में देंगे, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करो, ओके सर। वंस इन अ वीक दो, वंस इन अ 15 डेज, ऐसा कुछ दो, और उसके बाद में वो मेडिसिन, वो पोटेंसी है, थोड़ा रिपीटेशन में आपको देना पड़ेगा, वंस इन 15 डेज या वंस इन अ मंथ ऐसा देना पड़ेगा, तो यूजुअली केस निकल जाता है। और उसके बाद में भी नहीं आता है पोटेंसी, समझो आपने 30 से 200 किया, 200 से 1M किया, 10M किया, उसके बाद में भी फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो समझने का मेडिसिन रॉन्ग है। ओके सर, थैंक यू एक सर। और मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी मैम, एक सेकंड। एक और जो संजीवनी मैम आप पूछ रहे थे ना कि वेट कब तक करना चाहिए, तो जब हमारा मेडिसिन सिमिलिमम रहता है ना, तो दूसरी चीजें भी इम्प्रूव होती हैं। जैसे उसको साउंड स्लीप आएगा, ठीक है, सुबह उठेगा तो वो फ्रेश फील करेगा, उसका भूख लगना जो है वो उसको ठीक से लगेगा, खाएगा पिएगा ठीक से। ये चीज भी इन चीजों में भी इम्प्रूव आ सकता है। तो ये भी आप उसको पूछ सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपका रेमेडी सही है या नहीं।
बाकी जनरल्स उसके पूछने चाहिए, और उसका उसमें उसके उससे कैसा ऐसा लग रहा है बाकी के कंप्लेंट्स जी में, तो वो बेटर फील, उसकी नींद अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, तो बेटर फील कर रहा है, तो मेडिसिन राइट है हमारा, ऐसा है ना सर? जी मैम। ओके, जी थैंक जी यू सर। ये सर, ये पॉइंट जो आपने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो हमारे पेड जी सेशन में एक केस था मेरा, मैं बताया था पीसीओडी का ही, तो वो गर्ल का मतलब पीसीओडी के लिए मैंने दिया था, तो मेंसेस हो गया था सेकेंड थर्ड डे, लेकिन बाद में नेक्स्ट टाइम जो फॉलोअप के लिए आई थी तो बोल रही थी कि जो दांत में दर्द हो रहा था मेरा, दांत में उसको केविटीज भी था। तो उस टाइम में मेरे को पूछा, तो मैं बोला देखो डेंटिस्ट को बता दो। तो हमारे बाजू में एक डेंटिस्ट है, तो वो उनका फैमिली मतलब उन पूरे फैमिली को पहचान देते हैं, और मेरे फ्रेंड भी है, तो मैं बताया था कि भाई तुम एक काम करो, ये केरीज वगैरह है उसके लिए बता दो उनको। तो उसके बाद में वो डेंटिस्ट के पास भी नहीं गई, पेन भी उसका सबसाइड हो गया, और अभी तक उसने कुछ सीमेंट फिलिंग कराया या एक्सट्रैक्शन कराया, कुछ नहीं कराया अभी तक उसको, वो पेन में भी रिलीफ हो गया। तो समझने का हमारा मेडिसिन 100% राइट है। जी थैंक सर यू मुझे सर। वो 10 स्पून वाला और एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या सर? वो 10 स्पून या 11 स्पून की मेथड ओके। और एक बार repeat 11 कीजिए ना। मैम 11 स्पून डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसमें एक ड्रॉप डालना है, जो भी पोटेंसी आपने देना है, ठीक है। तो 10 स्ट्रोक देने हैं उसको, 10 स्ट्रोक देने के बाद आधा कप पानी में 1 चम्मच डाल के पेशेंट को देना है। तो इस तरह से आपने यूज करना है कि मतलब नॉर्मली क्या रहता है, ज्यादातर केसेस में हमको बार बार रिपीटेशन नहीं करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि या तो उसको 10-10 मिनट के बाद 3 डोज दे देते हैं, या कई बार ऐसा करते हैं कि डेली 1 डोज सोने से पहले 3 दिन तक लेने के लिए भी बोल देते हैं। तो ये केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको तकलीफ कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हमको बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो वो 30 के बाद हमको डायरेक्ट 200 पे जाने की बजाय क्या होता है कि इस तरह जब हम देते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होते जाता है पोटेंसी। तो जब उसमें लास्ट स्पून बच जाता है जो 11th स्पून है, तो उसमें 10 स्पून वाटर और ऐड कर लेना है, लेकिन मेडिसिन नहीं डालना है, और फिर से स्ट्रोक देके उसको रिपीट करना है। तो ये मेथड है। इसके अलावा क्या है कि जैसे आधा कप पानी में 1 ड्रॉप डाला और चम्मच से मिक्स किया, और उसमें से 1 या 2 चम्मच दूसरे आधा कप पानी में डाल के ले लिया, इस तरह भी करते हैं। इसी तरह एक 5 कप मेथड भी है डॉक्टर फारूक सर का, वो भी इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ मैम आपको ये? हाँ, लेकिन वो सर रिपीटेशन कैसे रिपीट करना, रिपीटेशन कैसे रिपीटेशन कितना में करना। वही देखिए, मैं क्या करता हूँ कि ऐसे केसेस में जब तक पेशेंट जैसे मैंने उसको मेडिसिन दिया, 1 डोज या 2-3 डोज ऐसे दिया और उसको आराम आ गया, तो जब तक वो उसके लिए बेयरेबल होता है, उसके कंट्रोल में रहता है, अगर उसको दिक्कत है लेकिन वो उसको उसके साथ मैनेज कर सकता है, तब तक मैं उसको वेट करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। और लेकिन अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं अभी मैनेजेबल नहीं है, अभी वो बेयर नहीं कर पा रहा है, तो उस पॉइंट पर मैं उनको रिपीट करने के लिए बोलता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि 1 डोज रिपीट करना पड़ जाता है, या 2 से 3 या 4-5 डोज तक भी रिपीट करना पड़ता है, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ता है। सर यानी SOS। जी। ओके सर, थैंक और यू। मेंटल्स को देखना रहता है, जब तक मेंटल्स इंप्रूव है तब तक मतलब जो हमने डोज दिया है वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर मेंटल सिम्टम्स ज्यादा स्ट्रांग है केस में, तो हमको 200 या 1 M ऐसे देना चाहिए, 10 M भी हम दे सकते हैं। अगर पैथोलॉजी ज्यादा फिजिकल में ज्यादा है, तो वहां पर हमको लो पोटेंसी रखना चाहिए। वाइटल फोर्स अगर वीक है तो हमको LM में या लो पोटेंसी में ही देना चाहिए, तब हायर में नहीं देना चाहिए जल्दी जल्दी। जी प्लीज, दूसरे डॉक्टर कुछ बोल रहे थे पहले, वो अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए।
और शायद माधुरी मैम भी कुछ ऐड कर रहे थे। एक्चुअली संजीवनी मैम का क्वेश्चन का आंसर देना था कि मैं क्या करती हूँ, मेरे अगर एमेनोरिया का केस है तो जो सिमिलिमम है वो 1 ml में देती हूँ मैं। तो 1 ml में मैं 10 मिनट में 3 डोसेज देती हूँ 3 डेज के लिए। अगर सिमिलिमम बराबर है तो 5-6 डेज में ही, जैसे रेनू मैडम ने बोला वैसे उसका मेंसेस आ जाता है। और अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे बाकी उसके कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स में अगर रिलीफ आ रहा है पेशेंट के, तो फिर मैं और थोड़ा वेट करती हूँ ऑलमोस्ट 10 डेज तक। और नहीं होता है तो फिर मैं रीटेक करती हूँ केस। और अगर पेशेंट इसमें ठीक है और पीसीओडी का केस है और उसको 1 ml में रिलीफ मिल रहा है, उसका अमेनोरिया ठीक हो रहा है, लेकिन पीसीओडी के केसेस में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है हमको, उसका पीसीओडी जल्दी जाता नहीं है, तो फिर बहुत बार अभी मैंने ऐसे, ये ट्रायल एंड एरर ही रहता है, ये अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। अभी मैं अलग अलग पेशेंट को अलग अलग देके देखती हूँ जब से ज्वाइन हुई यहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं 1 ml में देती हूँ, पेशेंट का मेंसेस आ गया तो नेक्स्ट मंथ से उसको फिर मैं लो पोटेंसी पे रखती हूँ। और लो पोटेंसी बोले तो LM रहता है या 6 रहता है, तो फिर वो डेली देती हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो विद इन मंथ में उसका काफी बार रेगुलर होने में फायदा हो जाता है पेशेंट को। अभी ये एक्सपीरियंस की बात है, क्यों कैसा वो नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं। और न्यू कमर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं भी बहुत ज्यादा न्यू हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हूँ ये मेथड में, लेकिन हार्ड वर्क करना उतना ही जरूरी है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये हैप्पीजार्डली आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो कि हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो सजेशन ही मैं करती हूँ, नॉट नेसेसरी आपके लिए भी एप्लीकेबल हो, लेकिन आपके हिसाब से आप देखो आपको क्या ठीक लगता है। अभी मैं क्या करती हूँ कि आप एक बुक बना लो, 2 बुक बना लो, एक तो केस लिखने के लिए बना लो और एक रूब्रिक के लिए बना लो। और रूब्रिक जो है वो 1 पेज या 2 पेज उसी रूब्रिक के लिए देना है। पहले तो रूब्रिक का आप मीनिंग निकालो, डिक्शनरी से निकालो, इंग्लिश में भी निकालो, आपके मदर टंग में भी निकालो, और वो वर्ड समझने की कोशिश करो। फिर बाद में थोड़ा मेटाफोरिकल भी मीनिंग समझने की कोशिश करो। और जब कभी और क्या करना है आपको कि डेली पार्टिसिपेट करना है। जो भी मेंटर अपना केस डालता है, और मैं सच में बोल रही हूँ कि ये IHF में जो भी अपने केस प्रेजेंट करते हैं ना, तो उनका मतलब बताने का भी और तरीका और सब तरीका बहुत ज्यादा सरल है। तो बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करो और गड़बड़ हो जाओ, इससे अच्छा आपको जो अच्छा लगता है वो 2-3 जगह पे ही अटेंड करो, लेकिन जो कर रहे वो 100% करो। और एक्सक्यूज देना बंद कर दो। सबको सब प्रॉब्लम है, सबको फैमिली है, सबको पेशेंट है, सबको सब है, लेकिन अगर हम ठान ले तो हम कर सकते हैं। और जो अभी आप डिस्टर्ब हो या लो कॉन्फिडेंट लोग बोल रहे हो, तो सिर्फ 3 महीना डेडिकेटली ये चीज करो, 4th महीने में अपने आप आपको सब चीजें आने लग जाएगी। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन होके सिर्फ 7 मंथ हुए हैं IHF को। तो अगर आपने भी मेरा अगर समझो केस सुना होगा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग ब्रायोनिया का, तो अगर मैं ब्रायोनिया का केस ले रही हूँ, मैं VC में बोल रही हूँ, तो मैंने बताया है तब आप लोगों को कि क्वेश्चन मैंने कैसे किए थे, और सिंपल तरीके से गई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन फ्रेमिंग भी कैसे करना है, उसके बाद में रूब्रिक भी कैसे लेना है, रेमेडीज का DD ले करके फिर मैं फाइनल रेमेडी पे कैसे आई, इतने सिंपल तरीके से मैं नहीं, हर एक मेंटर बताता है जब VC लेता है। और आप VC अटेंड करोगे तो फिर आप डायरेक्टली मेंटर से भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, ऐसा आपने क्यों लिया ये रूब्रिक मैडम, मुझे नहीं समझा, या आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आपके दिमाग में क्या था, ये भी आप पूछ सकते हो। लेकिन पहली स्टेप तो खुद को उठानी है, फिर सामने वाला आपको हेल्प करेगा, और हेल्प करते ही है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया आज मैंने, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम सामने वाले की वजह से बहुत बार मोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट हो गए तो बहुत ज्यादा पीछे भी हट जाते हैं। तो इसलिए मोटिवेट करने के हिसाब से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, करो, और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ में रहेगी तो ही आपको फायदा करेगी। और बीच में किसी ने तो पूछा था, जर्नी का क्वेश्चन पूछा था, तो जर्नी वाले के लिए ये मैं बोलना चाहूंगी, मैंने मेरे VCs में भी बोला है कि जर्नी जो है वैसा पेशेंट अपने पास आने वाला नहीं है। तो जर्नी के पीछे मत भागो, मैं भी भागती थी, मैं ये गलती कर चुकी हूँ। इसलिए क्या होता है ना, हमारी गलती से कोई सीखता है तो बहुत
कम टाइम में सीख जाता है, हमारा एक्सपीरियंस कोई ले लेता है। तो जर्नी सिर्फ वो स्टडी करने के लिए, मेडिसिन समझने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अलग अलग फैसेट अपने को अलग अलग मिलेगा। इसलिए रोज की रेमेडी हर कोई क्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग है, हर एक डॉक्टर का थॉट प्रोसेस अलग है। तो ये समझने की, जांचने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि पार्टिसिपेट करो। अभी जो डॉक्टर बोल रहे हैं हमको रूब्रिक नहीं आता, तो मत बोलो रूब्रिक। आपको जो समझ रहा है केस पढ़ने के बाद, समझो आपने एक मूवी देख ली या सीरियल देख ली, तो समझो जिसने नहीं देखी उसको आप शॉर्टकट में उसकी स्टोरी सुना देते हो, वैसे आप पूरी केस पढ़ो और शॉर्टकट में जो लिखा है आपने उसको एनालिसिस बोलते हैं, सिंपल। और जब वो मेंटर वो डिस्क्लोज कर रहा है तो टैली करो, कहाँ गलत हुए कहाँ नहीं गलत हुए। अभी ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हम गलती करेंगे तो गलती से ही सीखेंगे। मैं अगर एक बार गलती करती हूँ तो वो गलती मेरे दिमाग में छप जाती कि अरे यार मैं यहाँ पे गलत हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम आई डोंट रिपीट इट। तो जैसे ये गलतियां करोगे तो सीखोगे। और यहाँ पे सही में कोई जज नहीं करता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए ऐसा भी मत सोचो कि मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे लिख दिया तो कोई मुझे हंसेगा या क्या बोलेगा। तो पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और थोड़ा सा डेडिकेटली पढ़ते हो, IHF का अपना ये है चैनल है, वो सब्सक्राइब करो। और जो ड्रग हो जाता है उसकी वही ड्रग की जो एक दो पहले की VC हो चुकी है, जो वीडियोस हो चुके हैं वो देखो। तो आपका एक दिन में कम से कम एक ड्रग भी थोड़ा भी समझा तो भी मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की, अभी से झंझट नहीं करने की। मैं भी थोड़ा रेयर रेमेडीज की तरफ इतना ध्यान नहीं देती हूँ। जो बेसिक है वो पहले हमारा अगर पक्का हो जाता है तो फिर हमारी बिल्डिंग, हमारी नींव अगर पक्की है तो आगे का अपने आप अच्छा बन जाता है। तो आगे बढ़ो, पार्टिसिपेट करो, गलतियां करो और गलतियों से सीखो। और तो कुछ नहीं बोल सकती मैं। थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल द मेंटर्स। जी, थैंक यू सो मच माधुरी मैम। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं। और जो इंट्रोस्पेक्शन का आप बोल रहे हो वो बहुत जरूरी है। हम सभी करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। जो हमारे फेलियर केसेस रहते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये भी हमको इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि फेल्योर क्यों रहा हमारा, हम कहाँ गलती किए उस केस में। अगर उसके ऊपर भी हम थोड़ा वो करेंगे तो वो भी हमको एक इम्पोर्टेंट लेसन दे के जाता है लाइफ अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरी है। और जैसा मैम ने बताया, डेडिकेशन भी जरूरी है, हार्ड वर्क भी जरूरी है। और क्रिएटिव होके सोचिए, ठान लीजिए कि हाँ हमने ये करना है, फिर डेफिनेटली आप कर लोगे। जी, और बताइए कोई क्वेश्चन है किसी का? और सर ऐसा एक सारा मैसेज डालो या ऐसा वोटिंग का कुछ डालो। अगर जेन्युइनली सही में किसी को पढ़ना है तो वो वोट करेगा, तो मंथली ऐसा फिर एक सेशन ले सकते हैं कि जहाँ पे सब मेंटर अवेलेबल रहेंगे, आपके क्वेश्चन लेकिन रेडी रहेंगे, तो फिर वो सॉर्ट आउट होगी। लेकिन आगे जी बढ़ना मैम। चाहिए, सीखना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। देखते हैं, फीडबैक आता है तो मैसेज कीजिए सभी लोग। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? तो मैंने तो तुरंत अनाउंस कर दिया था सीमा राका मैम ने बोलते ही कि हम न्यू हैं मेथड में, तो हमको बहुत दिक्कत हो रहा है कि हम क्या कमेंट करें क्या नहीं करें, तो हमको समझता ही नहीं है। तो मैंने तो तुरंत अनाउंस कर दिया था। अभी आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तरफ से कैसा फीडबैक आता है, कैसा पार्टिसिपेशन आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम आगे भी ऐसे सेशन और कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कोई केस रहता है तो आप रूब्रिक वहां पर डाल रहे होते हो, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि जो केस डाला है पहले आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो केस जो है वो बंदा कैसा बंदा है, ठीक है। क्या क्या आपको आपको उसमें पेक्युलर दिखाई दे रहा है, क्या क्या कहाँ कहाँ पर मॉर्बिडिटी दिखाई दे रही है, क्या क्या कुछ हटके दिखाई दे रहा है। तो पहले आप उसको समझने का प्रयास कीजिए।
उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे संजीवनी मैम है, वो हर बार हर केस में पहले अपना एनालिसिस डालते हैं, तो कई बार केस से बड़ा उनका एनालिसिस भी होता है, तो वो उनका हमेशा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहता है जब भी वो डालते हैं। तो आप लोगों को पहले उस केस को समझना है, तो ऐसे आपको प्रयास करना है अपनी तरफ से, फिर ज्यादा अच्छे से लर्निंग होगा। ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट बोलते चले जाता है और हम रूब्रिक बनाते चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी केस में होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो पहले समझना है, जैसे दिलीप सर बोलते हैं कि मेडिसिन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, वो जानना है हम लोगों को। तो बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी रह गया है, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। हाँ, और मेरी अभी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जितने भी मेंबर्स हमारे ऐसा सोचते हैं कि हम न्यू हैं, इसके चलते वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर नहीं करते हैं, मैं उनसे आशा करूंगा कि अभी ऐसा नहीं होगा। अभी वो बिंदास होकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करेंगे। जी प्रवीण सर नमस्ते सर। जैसे अभी जी रूब्रिक्स नमस्ते। के सब बुक्स, वो आरओएच के बुक्स सब शेयर किए हैं, वैसे कोई डोजेस पोटेंसी का कोई बुक है सर? जैसे हम अभी रूब्रिक्स निकाल भी लेते हैं, मेडिसिन पे जा लेते हैं, लेकिन थोड़ा पोटेंसी में और कंफ्यूज हो जाते हैं, डोसेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ सब डिस्कशन पोटेंसी के मैम बारे में। देखिए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर केसेस में आप जो भी पोटेंसी देंगे उसको पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जैसे वाइटल फोर्स बहुत वीक है, वहां पर हायर डोज नहीं देना है, या जब हमको रिपीटेशन का जरूरत पड़ता है तब हमको थोड़ा केयरफुल रहना है। अननेसेसरली हमको मेडिसिन को रिपीट नहीं करना है। पेशेंट को हम 30 में दें, 200 में दें, 1 m में दें, पेशेंट हमारा रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमको पोटेंसी का इशू बहुत सीरियसली आता है। मेन हमसे जो मिस्टेक होती है वो हम जो अननेसेसरली रिपीट करते हैं फॉलो अप में, वो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद बहुत कम केसेस ऐसे होंगे आपके, 100% में से 10 या 15% ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर आपको पोटेंसी का इतना बड़ा इशू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सिंपल आप ये रखो कि अगर वाइटल फोर्स वीक है वहां पर आप लोअर पोटेंसी में दो, एलएम पोटेंसी में दो। ठीक है, जहां पर मेंटल जो ज्यादा इन्वॉल्व है वहां पर आप हायर में जाओ, 1 m में जाओ, 200 में जाओ, या 10 m में भी आप जा सकते हो। जी सर। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अननेसेसरली आपको रिपीट नहीं करना। यस सर। आपका केस बिल्कुल स्पॉइल नहीं होने वाला है। थैंक यू सर। जी, मतलब हमको कंफ्यूजन हमारा बढ़ाना नहीं है, कंफ्यूजन कम करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चलना है। यस सर। देखिए, मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर SP मंगला। वैसे तो हर तरह की पैथोलॉजी के केसेस आते हैं उनके पास, स्टोन के स्पेशली आते हैं, कि हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं जाते हैं, उनके पास डायरेक्टली जाते हैं। इस तरह का उनका नेम है उनके एरिया में। तो अब वो क्या करते हैं कि उसी टाइम पर पहला डोज 30 में दे दिया, दूसरा डोज LM में या 6 में दे दिया, एक डोज 200 में दे दिया। तो एक ही टाइम पर वो कम से कम 3 पोटेंसी दे देते हैं 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में, उस एक्यूट पेन में, और वो 15-20 मिनट में बिल्कुल सेटल हो जाता है पेशेंट। तो अब ये उनका एक्सपीरियंस है। तो इस तरह जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमको सोचना है,
थोड़ा क्रिएटिव होके हम क्लिनिक में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे तो हमको खुद ब खुद रास्ते मिल जाएंगे। और दूसरों का हमारे मेंटर्स का गाइडिंग तो है ही, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हमको खुद से करके देखना है, मतलब खुद के पाँव पे खड़े होना है हमको। ऐसा नहीं है कि हमने सारा जीवन डिपेंडेंट ही रहना है कि हमको ये नहीं आता है, ये भी दूसरा किसी मेंटर से हमको सीखना है, ये भी हमको ये पता नहीं है तो ये भी हमको कहीं से पता चल जाए। वो डिपेंडेंसी के मोड में नहीं रहना है। तो वाइंड अप करते हैं आज की बीसी को। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।